ठीक, तो अभी का जो अरिथमेटिक, इसको एजीपी कहते हैं, है ना? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, तो मामला रहता कैसा है, एपी और जीपी का ये कॉम्बिनेशन जैसा है। इसमें देखो मामला ऐसा है कुछ, ये सीक्वेंस तुमको ऐसी दिखाई देगी, जैसे ये है एस, ठीक है, ए प्लस एपी की भी इसमें ऐसा, ये ऐसा दिखाई देता है, देखो ए प्लस 2d आर स्क्वायर, ठीक, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये ऐसा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ए प्लस n-1 टाइम्स डी आर की पावर कितना रहेगा n-1, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक। तो इस चीज का जो समेशन आता है, उसका जो मेथड है, किस प्रकार से इसमें काम करते हैं, वो तुम देख लो। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, इसका तो वैसे फॉर्मूला क्रिएट किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला वगैरह रटने की नीड नहीं है। उसमें जो मेथड है, किस तरीके से काम किया जाता है, वो सेट है ऑलरेडी। ज्ञानी लोग अपना दिमाग लगा चुके हैं और इसमें उन लोगों ने तरीका एक डिवाइस किया हुआ है ऑलरेडी। तो उस तरीके को तुम देख लो यहाँ पर किस प्रकार से काम करोगे। इसी एस को ऐसा लिखो, थोड़ा सरका के पहले, ए प्लस डी आर प्लस ऐसा, जैसे जीपी में हम लोग लिखते हैं उसी प्रकार से, ठीक। तो इसके नीचे एक्चुअल में लिखवाएगा तुम्हारा, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं अपन, और इसके नीचे लिखा हुआ होगा ए प्लस n-2 टाइम्स डी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। अच्छा, मैंने बस कुछ नहीं किया है, इसको यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पर लिखा, एरो हेड्स लगा देता हूँ मैं, इससे बेहतर समझ में आएगा। टर्म्स को बस मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है, और कुछ नहीं, ऐसा। अच्छा, अब इसके बाद, आर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक। तो देखो क्या आएगा, ए आर प्लस ए प्लस डी का आर स्क्वायर प्लस ऐसा करते करते ए प्लस n-2 टाइम्स डी आर की पावर n-1 प्लस ए प्लस n-1 डी आर की पावर n, ये चीज आएगी। नो, अंत में कोने में बहुत ही छोटा छोटा घुसड़ घुसड़ के लिखा हुआ है, पर होपफुली तुम्हें समझ मामला क्या है। अब उसके बाद सबट्रैक्ट करो, ठीक है, सबट्रैक्ट इट, तब क्या बैठेगा देखो, एक मिनट। यहाँ पर इसको और इसको सबट्रैक्शन हम लोग करेंगे, ये 1, ये लास्ट वाला 2, ऐसा, ठीक है। तो 1 - 2, ये वाली चीज मैं एक्चुअल में जब करूंगा तो कितना आएगा देखो, s1 - r इक्वल्स टू, ये वाला देखो, ये a, ये बाकी रह जाएगा, ठीक है, ये a। अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, दोनों में जब सब्ट्रैक्शन होगा तो r कॉमन निकलेगा, ठीक है। a प्लस डी में से a गया, कितना बचेगा d, r को बाहर रखो, अंदर बचा d। अच्छा, a प्लस 2d में से फिर से
जब तुम्हारे पास अच्छा, इसको r कॉमन मत रखो, इसको ऐसा करो dr, है ना। यहाँ देखो dr बचेगा प्लस a प्लस 2d r² और फिर यहाँ पर a प्लस dr²। तो r² अगर तुम कॉमन रखो तो dr² आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, प्लस dr³ एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू कहाँ तक गाड़ी जाएगी तुम्हारे पास, ये माइनस ये जब तुम करोगे तो आएगा dr⁻n−1, ये आएगा। एंड देन उसके बाद लास्ट में ये वाली टर्म आ जाएगी तुम्हारे पास, ये वैसी की वैसी आ जाएगी, -a+n−1 टाइम्स dr⁻n। ऐसा बहुत ही सिंपलिस्टिक है, कुछ ऐसा कुछ खास हाइफन टूच तो कुछ किया नहीं है, बस तुम्हारे सामने दो सीरीज लिखी थी, वो दोनों सीरीज का हमने सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। जैसे हम लोग जीपी का सम निकालने के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार का काम यहाँ पर किया गया है, ठीक है, बस और कुछ नहीं किया गया। अच्छा, इसके बाद तुम देखो एस तो अब निकल ही गया है मेरे पास, यहाँ ये चीज कितनी हो जाएगी, a प्लस डी को अगर मैं बाहर रखता हूँ, ठीक, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ r+r² प्लस r³ अप टू r⁻n−1, तो दैट इज अ जीपी। r लिखूंगा मैं फर्स्ट टर्म, 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n−1, है ना, अपॉन 1 माइनस r, ये हो जाता है। बस बाकी सारी चीजें तो वैसी की वैसी रहेंगी, ठीक है, हो गया। बस Sn आ गया है तुम्हारे पास, Sn की वैल्यू हो जाएगी a/1 - r, ये जो 1 - r है इसको सबके नीचे ठूस दो, प्लस dr 1 - r की पावर n-1 अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n-1 d r की पावर n अपॉन 1 - r, ऐसा, ठीक है। बात हम लोग ये बात ध्यान में रखना, वी डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना हम लोग यूज नहीं करेंगे, बट द मैकेनिज्म बाय विच फॉर्मूला इज डिराइव्ड, है ना, वो हम लोग मैकेनिज्म अपने को याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। बस वो मैकेनिज्म मैंने एक्चुअली तुम्हें लगा कर दिखा दिया है, इसके किसी स्टेप में अगर किसी को अगर कोई परेशानी या दिक्कत है तो वो मुझे बताए। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ सर रही है? हाँ बोलो। वो जो लास्ट स्टेप में ए प्लस ब्रैकेट में n+1 कैसे आया, n-1 होगा ना। n+1 तो कहीं लिखा ही नहीं है मैंने। जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें a प्लस n प्लस फिर ब्रैकेट में d फिर r की पावर n। तो n-1 ही तो आएगा, प्लस हाँ वन। तो वही प्लस प्लस लग रहा है वो। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो ये बातें हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, n-1 टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पर n-1 टर्म्स हैं, इसीलिए यहाँ पर n-1 आया, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक। 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स रहता है ना, तो n-1 का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बात जैसे एक सवाल में इस चीज को मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्टेप्स तो क्लियर है मेरे ख्याल में, मोटा मोटी क्या करना है अपने को, सीरीज को सरकाना है, पहले आर से मल्टीप्लाई करना है, देन सब्ट्रैक्ट, हो गया काम खत्म, ठीक है। जैसे देखो एक सबसे सिंपलिस्टिक जो तुम्हारे पास सवाल हो सकता है वो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 प्लस, ठीक है, 3x प्लस 5x² प्लस 7x³ डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ये चीज तुम्हें करनी है।
तो ये सीरीज मुझे पता है कि एक जीपी है जिसकी एपी करस्पॉन्डिंग क्या है तुम्हारे पास, ये देखो एपी करस्पॉन्डिंग एपी क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और उसकी करस्पॉन्डिंग जीपी क्या है तुम्हारे पास, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। ठीक है बात। तो nth टर्म एपी की, nth टर्म जीपी की, ये चीजें निकाली जा सकती है, समझ गए। डायरेक्टली ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या हम लोग। अच्छा खैर, nth टर्म इस सीरीज की कोई मेरे को बता सकता है क्या, क्या होगा nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, वो चीज क्या लिख सकते हो तुम। हाँ बोलो। आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, प्रियांशु बोल रहा है क्या। हाँ सर। हाँ बोलो। ए प्लस एन माइनस वन डी। अबे तो ए की वैल्यू बोलना, 1 + n - 1 डी, है ना, ये हो जाएगा इसकी nth टर्म। जीपी के लिए क्या हाँ यूज करोगे, जीपी के लिए यूज करोगे, फर्स्ट टर्म तो 1 है, एक्स की पावर n - 1, आर की पावर n - 1 रहता है, ये इसकी nth टर्म हो जाएगी। nth टर्म कुछ इसकी इस प्रकार से दिखेगी। अब अपने को समेशन अगर निकालना है तो समेशन कैसे, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा, 1 + 2n - 1 लिखो इसको, 2n - 1 एक्स की पावर n - 1, ये हो जाता है तुम्हारे पास nth टर्म इस सीरीज का। ठीक है, तो सीरीज एक बार कायदे से इज्जत से एक बार और लिख ली जाए, है? उसके बाद फिर काम करते हैं। s इक्वल्स टू 1 + 3x + 5x स्क्वायर प्लस, इतना तो मैं समझ गया हूँ कि इस सीरीज का जो थोड़ा राइट वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा छोड़ देने का है। ये जगह कैसा लीव करना, ये वाली जगह थोड़ा सा लीव करना, क्योंकि सरका के लिखना है ना अभी तुमको। अब इस सीरीज को सरका के लिखो, 1 + 3x ऐसा प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके नीचे क्या आएगा, 2n - 2 के पहले क्या होगा, 2n - 3 एक्स की पावर n - 2, यही होगा। और यहाँ पर जब लिखोगे सरकाने के बाद, तो वो चीज़ आएगी तुम्हारे पास 2n - 1 एक्स की पावर n - 1, ऐसा सरकाया मैंने सीरीज को और कुछ नहीं। कॉमन रेशियो क्या है जीपी का, इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो वाज x। ठीक है, तो एस एक्स कितना होगा अपने पास, x + 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n - 3 एक्स की पावर n - 1 प्लस 2n - 1 एक्स की पावर n, ये आ जाएगा। अब जब तुम सब्ट्रैक्शन मारोगे, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन अब जब तुम उठाओगे तो यहाँ देखो ध्यान से, s1 - x, मतलब इसको और इसको, ये दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ध्यान रखो। तो अब जब तुम सब्ट्रैक्शन मारोगे तो क्या होगा, 1 तो बचेगा प्लस, फिर देखो क्या आएगा, ये 3x - x, ये चीज क्या बनेगी, 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n - 1 माइनस 2n - 3, ये चीज क्या बनेगी, 2 टाइम्स x की पावर n - 1 माइनस, ये तो ऐसी का ऐसी बचा रह जाएगा। बहुत ही आसान रहता है ये, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। ये हो गया। अच्छा, तो ये जो चीज आई है, दिस इज अगेन अ जीपी, 1 + 2 टाइम्स x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब डॉट 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 x की पावर n - 1 माइनस 2n - 1 x की पावर n। यहाँ पर देखो दिस इज अ जीपी, जीपी विथ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू x और कॉमन रेशियो इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है हमारे पास n - 1। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसा बनेगा, 1 + ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म 1 - r की पावर n - 1 अपॉन 1 - r टाइम्स -2n - 1 x की पावर n। बस हो गया खत्म। अब बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, s
फिर 1/1 - x प्लस 2x 1 - x की पावर n - 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर माइनस 2n - 1 x की पावर n अपॉन 1 - x, ऐसा ये चीज आ जाएगी। ठीक है बात, ये आ जाएगा हम लोगों के पास काम, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, दिस विल बी माई आंसर। Sn आ गया मेरे पास, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ दिस AGP। ठीक है, ये आ चुका है मेरे पास। तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो जरूरी है, ये ध्यान में रखो। ठीक, जिस मैकेनिज्म से एक्चुअल में ये आंसर लाया गया है, सीरीज सरका के लिखने वाला काम, वो एक्चुअल में जरूरी है ना। उसको उसका जनरल, उसका समेशन ऑफ एन टर्म्स वगैरह ये सब याद करने की नीड नहीं है। ठीक, ध्यान रखना। अब उसमें बहुत बार हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए कि वो AGP है। जैसे अगली एक और सीरीज देखो, इसमें अगर कुछ किसी को पूछना है तो बोले, इसमें अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो बताओ मेरे को। ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? तू ये ऐसा बड़ा सा फॉर्मूला याद ही नहीं रख पाएगा, तो उसमें वो मैकेनिज्म तेरे को याद होना चाहिए, ताकि किसी भी सीरीज में तो वो मैकेनिज्म कैसा, 2 मिनट लगता है ना उस मैकेनिज्म को अप्लाई करने में। वो सीरीज को सरकाओ, उसमें कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करो, सब्ट्रैक्ट हो गया आंसर। तो वो फॉर्मूला लेकिन तू याद रख नहीं पाएगा, कोई याद नहीं रख सकता उस फॉर्मूले को। एग्जाम हॉल में जितना लाइट जाएगा उतना अच्छा है। तो उसका जो एन टर्म्स का जो AGP का जो समेशन का फॉर्मूला आता है, वो याद करने की कोशिश नहीं करनी है अपने को। बेसिकली ध्यान रखना है कि वो मैकेनिज्म हम लोगों को आता हो। मैकेनिज्म में कोई ऐसी कुछ बात अगर तुम्हें ना समझ में आई हो तो बताओ मेरे तो को, बोलो। फिर अगर वहाँ पे आपने एक्स लिया, यार बहुत बहुत भयानक डिस्टरबेंस है, पता है क्या? मतलब आवाज के अलावा इतनी भयानक चूचा चूचा आ रही है, थोड़ा धीरे धीरे बोल। वहाँ पे आपने 1 लिया है, 2x लिया है, 2x, अच्छा, वहाँ पे एक x की अभी एक सेकंड, जैसे तू पहले बोल रहा था और अभी जैसे तू बोल रहा है, उसमें आवाज की क्लैरिटी का जमीन आसमान का फर्क है। अभी बहुत क्लियर आई थी आवाज। ठीक है, तो इसके पहले जो भी तू तरीका इस्तेमाल कर रहा था, उस तरीके को इस्तेमाल कभी मत करना आज के बाद। ठीक है, हो सकता है तू हेडफोन में से बोल रहा हो या फिर कुछ और तरीके से बोल रहा हो। अभी जैसा तूने बोल रहा था मेरे को, अभी उसमें आवाज एकदम क्लियर आ रही थी। हाँ बोलो। वहाँ पे आपने x स्क्वायर x ले लिया है। अगर उसकी जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू रही थी ना, तो हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती AP और GP का निकालने में। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं अगला जो सवाल लूंगा उसमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज ही है, एक्स वगैरह नहीं है। कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स की जगह अगर न्यूमेरिक वैल्यूज अगर लिखी हुई है तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, आता बराबर आता। मेथड में कहीं किसी को कोई और इश्यू है तो बताए। सर, हाँ बोलो। आपने लास्ट स्टेप में ऊपर और नीचे 1 - x में किया ना? क्या 1 - x कहाँ से आया ये तो पता है ना तेरे को? मैंने क्यों ऐसा किया है, ऊपर और नीचे नहीं किया है कुछ मल्टीप्लाई, मैंने नीचे किया है मल्टीप्लाई। इसमें क्या किसी को किसी स्टेप में कोई परेशानी है तो बताओ मेरे को। इसमें क्या किसी को किसी स्टेप में कोई परेशानी है तो बताए मेरे को। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये कहता है अपने पास 1 + 4/5। इसमें तो फिर भी वो AGP कैसा तुरंत ही तुमको दिख जाएगी, 10/5³ ऐसा लिखा हुआ है। तो अब मेरे को बताओ इसका nth टर्म कैसा दिखाई देगा तुमको। AP वाला पोर्शन क्या है देखो, 1 4, ठीक है, 7 10
तो इसका nth टर्म कैसे दिखाएगा, a प्लस n माइनस वन टाइम्स d, कितना हो जाता है ये 3n माइनस टू। जीपी वाला पोर्शन कैसा दिखाई दे रहा है, देखो 1/5 स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसा। तो a r की पावर n माइनस वन, ऐसा nth टर्म ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो nth टर्म इसका तुम कैसे लिख सकते हो, देखो s को ऐसा लिखो, s को इस प्रकार लिखो, nth टर्म हो जाएगा 3n माइनस टू, ऊपर लिखा हुआ है, नीचे सॉरी उसके साथ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 1/5 की पावर n माइनस वन, ऐसा। जो इसको ऐसा लिख लेते हैं ना अपन सीधा डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय 5 की पावर n माइनस वन, ऐसा कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब देखो s को अगर तुम इसको सरका के लिखोगे तो कैसा आएगा, ये 1 प्लस 4/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके नीचे क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म में 3 का डिफरेंस रहेगा, तीन का डिफरेंस है ना, देखो 1 4 7, ठीक है क्या, तो 3 का डिफरेंस है, तो 3n माइनस फाइव अपॉन एक 5 की एक पावर का डिफरेंस रहेगा, 5 की पावर n माइनस टू, प्लस यहाँ पर क्या आएगा आखिरी टर्म, ऐसा लिख लो। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ मेरे को। अच्छा, अभी बस मैंने सरकाया है सीरीज को। इसमें क्या करो, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी 1/5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3n माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 5 की पावर n माइनस वन प्लस 3n माइनस टू अपॉन 5 की पावर n, ये चीज आएगी। ठीक है बात। अच्छा, अभी जब तुम सब्ट्रैक्शन करोगे तब क्या होगा, देखो यहाँ पर s और ये 1/s/5 है ना, s और s/5, तो s माइनस s/5 वो चीज कितनी देगी तुम्हें, ये इतना इक्वल्स टू। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे चलेगा, ये माइनस ये, इसको दोनों को तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 4/5 में से जब 3/5 गया, पहले तो 1 को वैसी का वैसी लिख लो, ये वाला 1 ये वाला 1 है, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो 4/5 में से जब 1/5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3/5 प्लस 7/5 स्क्वायर अपॉन 4/5 स्क्वायर, जब जाएगा तो बचेगा 3/5 स्क्वायर, ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में बचेगा 3/5 की पावर n माइनस वन माइनस 3n माइनस टू, हो गया बस खत्म है, हो गया बस खत्म, ठीक है क्या। ये जो आया है अपने पास, ये एक जीपीआई है, इसमें से तिक्की तुमको कॉमन निकाल लेनी है। क्या लिखा हुआ है देखो, 3 अगर तुम बाहर निकालो 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर डॉट 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 अपॉन 1/5 की पावर n माइनस वन माइनस 3n माइनस टू अपॉन 5 की पावर n, ये चीज आएगी। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास कितना है 1/5, कॉमन रेशियो इज अगेन 1/5 और नंबर ऑफ टर्म्स है तुम्हारे पास n माइनस वन। तो इसका समेशन लिखना बहुत ही तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, इस प्रकार लिखेंगे एक जीपी का समेशन, ऐसा कुछ लिखेंगे, माइनस 3n माइनस टू डिवाइडेड बाय 5 की पावर n, ऐसा लिखेंगे बस। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये चीज होगी 1 प्लस 3/5 टाइम्स 1 माइनस वन अपॉन
5 की पावर n माइनस 1, नीचे हो जाएगा 4/5, तो ऊपर जाकर हो जाएगा 5/4 माइनस 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n। तो यहाँ कैंसलेशंस हो रही हैं कुछ, 5 और 5 ये उड़ा दो। अच्छा, इसके बाद देखो क्या आएगा अपने पास। ये देखो इसके साथ एक 4/5 चिपका हुआ है, तो 5/4 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो s मेरे पास आता है। 5/4 का हर टर्म में अगर मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो 5/4 इंटू 3/4, ठीक, टाइम्स 1 माइनस ऐसा। बस कैलकुलेशंस आगे थोड़ा ध्यान से करनी। 5/4, ठीक, 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n। बस खत्म है गेम। तो ये चीज कितनी आ रही है देखो, जो भी आएगा मतलब ईमानदारी से उसको लिख देना और कुछ नहीं, ठीक। और इसकी जगह लिखोगे -3n माइनस 2 अपॉन 4 टाइम्स 5 की पावर n माइनस 1। क्या बोलते हो? कहीं पर अगर कोई लोचा हुआ है तो बताओ, ठीक है। कहीं पर अगर कोई लफड़ा तुमको लगा है तो बताओ मेरे को। ठीक है, कहीं किसी स्टेप में अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताए। ये जो मैकेनिज्म है यही लिखना मेन है, बाकी तो फिर तुम आगे सब कर लोगे। इस मैकेनिज्म में अगर किसी को कहीं कोई पंगा आया है तो बताए मेरे को पहले। ये जो सरका के सब्ट्रैक्ट करने वाला जो हिसाब किताब है, सरका के तुम मल्टीप्लाई करते हो फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हो। इसमें अगर कहीं किसी को कोई लोचा है तो पहले बताओ। ठीक है, अच्छा। अगर कोई डाउट में पूछ रहे हो तो अपने साइड से माइक ऑफ रखा करो, है ना। अच्छा, प्रियांशु क्या बोल रहा है? लास्ट स्टेप राइट कॉर्नर। अबे साले, लास्ट स्टेप राइट कॉर्नर, हाँ बोल। ठीक है, क्या नहीं समझा उसमें? नॉट गेटिंग हाउ यू डन। अबे इसीलिए बोला था पहले से पढ़ के बैठा करो थोड़ा सा। पहले से जब करके आते हो ना तो तुम उसमें जो स्ट्रगल्स रहती है तुम्हारी, उसमें जहां तुम अटके रहते हो, वो जब दूसरी बार तुम देखते हो किसी एक इंसान को वही काम करते हुए, तब फिर वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अब पहली बार देखोगे ये सब तो यार थोड़ा तो तुमको फ्रिक्शन होगा थोड़ा। पहली बार में वैसे चीज कोई उतनी कठिन नहीं है तो बहुत ही आसान है। पूरा सवाल तो वापिस से एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। तू अपना माइक ऑन करके तेरे को पूछना तो पड़ेगा ही अब कि किस स्टेप में, मतलब क्या कौन सी चीज नहीं समझी। क्या शुरू से कुछ भी नहीं समझा तेरे को? ऐसा तो हो नहीं सकता। सर वो 5 डिवाइडेड बाय 5 n है ना, वो n माइनस 1 कैसे हो गया? ए भगवान, अबे ये है ना 5, ये वाला हाँ ठीक 5 है ठीक है। और ये 5 की पावर। क्या बात कर रहा है यार तू? इस 5 को नीचे लेकर जाएगा तो 5 की पावर -1 हो जाएगा ना ये, और 5 की पावर n और 5 की पावर -1 कितना होता है? 5 की पावर n-1 होता है, ठीक है।
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। देखो, अगर तुमसे सम टू इन्फिनिटी अगर पूछा जाए तो कैसे कर लोगे? सम टू इन्फिनिटी ऑफ एन एजीपी है ना, तो उसमें एक बात का ध्यान रखना, तुम उसमें स्टेप्स क्या रहेंगी तुम्हारे पास? फाइंड एस एन, देन फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन। उसमें एक ही बात का तुमको ध्यान में रखना है कि यूजिंग द फैक्ट दैट इफ मॉडुलस आर इज लेस देन वन, इफ अगर मॉडुलस आर अगर लेस देन वन है, देन उसमें r की पावर n इक्वल्स टू 0 उठाना है तुमको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये बस इस बात का तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे मैं तुम्हें ये एक चीज एक बार करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास मान लेते हैं ये है, वन माइनस थ्री एक्स प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा ये दिया हुआ है। अब इसमें तुम क्या काम करोगे? तो यहाँ ये भी ध्यान में रखना, एपी और जीपी अलग अलग करनी आनी चाहिए पहले। ठीक है, तो इसको देखो थोड़ा सा साला ढीठ है थोड़ा, इसको हल्का सा ऐसा लिखो। देखना, ध्यान में रखना, तुम अगर हरामी नहीं हो ना तो सवाल कैसा तुमको कच्चा चबा जाएगा, ध्यान में रखो। ठीक है, कि थोड़ा सा कमीना होना जरूरी है। ये ऐसा है कुछ लिखा हुआ, अब दिख रही जीपी, वरना अगर कोई एपी में अगर उसको 1 - 3 5 ऐसा अगर सेपरेट करने अगर बैठे, फिर बोलेगा यार ये कैसी एपी है यार। ठीक है, अब देखो एपी अलग हो गई उसकी, 1 3 5 क्या कहते हो, a प्लस n-1 टाइम्स डी, एपी अलग हो गई। और जीपी देखो अलग कर लिया मैंने, 1 - x का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये nth टर्म क्या आ जाएगी उसकी, a r की पावर है ना n-1, ये nth टर्म आ गई उसकी। अच्छा, तो Sn पहले निकालो और उसके बाद फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, जो कॉमन रेशियो है उसके हिसाब से। इसमें यहाँ पर बोला गया है ऐसा कि मॉडुलस x इज लेस देन 1। आप ये समेशन फाइंड आउट करिए कि ये कितना होगा, है ना, ये कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, मॉडुलस x हम लोगों को दिया हुआ है, इट इज लेस देन 1, दिस इज नेसेसरी, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सीरीज, फॉर अरे यार, फॉर द समेशन टू बी फाइनाइट। ओ माय गॉड, ठीक है, फॉर द समेशन टू बी फाइनाइट, ध्यान रखना। तो एस एन तुम निकाल लो, एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 + 3 टाइम्स माइनस एक्स, वही प्रोसीजर, फिर से वही कहानी। ठीक है, एन टर्म क्या आ जाएगी, 2n-1 माइनस एक्स की पावर n-1, ऐसा। अब s टाइम्स माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, पहले सरकाना भी तो पड़ेगा, पहले सरका ही लो, स्टेप स्किप मत करना। 1 + 3 टाइम्स माइनस एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आएगा 2n-3 माइनस एक्स की पावर n-2 प्लस 2n-1 एक्स की पावर n-1 माइनस एक्स की पावर है माइनस एक्स की पावर n, ऐसा। ठीक है, ये रहेगा। एस एक्स जब तुम लिखोगे तो कितना आएगा, देखो एस ऑफ माइनस एक्स जब तुम लिखोगे तब कितना आएगा, वो आएगा माइनस एक्स 3 टाइम्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
2n माइनस 3 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 इतना आएगा। अच्छा, अभी जब तुम सब्ट्रैक्शन मारोगे तब वो चीज कितनी आएगी देखो, s 1 प्लस एक्स इक्वल्स 1 प्लस 2 टाइम्स माइनस एक्स आया प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ इसको और इसको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर कितना n प्लस 1, ये चीजें आ जाएगी। अच्छा, अब ये क्या है, दिस इज अ GP with first term equals to minus x, common ratio equals to minus x, number of terms equals to n minus 1। तो उसका जनरल फॉर्मूला मेरे को पता है क्या लिखते हैं करके, 1 प्लस 2 को बाहर रखो, a है ना, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये हो गया क्लब, ऐसा, ठीक बात। अच्छा, अभी एक चीज देखो, अगर मॉडुलस x लेस देन 1 है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जो s इन्फिनिटी बनेगा, जो s इन्फिनिटी बनेगा उसको क्या लिख सकते हैं अपन, s इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, पहले तो ये लिख लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स, ये कितना हो गया ये सब, 2 टाइम्स ये हो जाता है माइनस एक्स, 1 माइनस माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 ओ माय गॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज, जो माइनस एक्स की पावर n है ना, वो जीरो हो जाएगा तुम्हारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। मेरे को एक बात बताओ, माइनस एक्स की पावर n, ये चीज क्या आएगी, माइनस एक्स कैसा है तुम्हारे पास, एक नेगेटिव फ्रैक्शन है, ठीक, नेगेटिव फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी, वो चीज भी कितनी रहती है तुम्हारे पास, परफेक्ट जीरो, तुम उसको ले सकते हो, ये ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, वो भी जीरो है ना, माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, वो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शन डिवाइड किया है, इसमें एक नेगेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया है, तो इन्फिनिटी में है ना, मतलब जीरो, वो चीज ऑलरेडी टेंडिंग टू जीरो ही जाएगी अगर उसमें फाइनाइट क्वांटिटी का अगर तुम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे तो, ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखना, ये भी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, डाउट तो नहीं है तुम्हें, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ। अच्छा, तो यहां तुम देखो, अब क्या आएगा, s इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये चीज तो रह जाएगी, फिर प्लस 2 टाइम्स माइनस एक्स, ये चीज भी रह जाएगी, ये हो जाएगा अंदर से देखो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा माइनस। अच्छा, n टेंस टू इन्फिनिटी में यहाँ देखो क्या आएगा, 2n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टाइम 0, ठीक है। अच्छा, तो ये तो पूरा पूरा गया, एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज एग्जैक्ट 0, ध्यान रखो। अच्छा, तो ये चीज कितनी हो रही है देखो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना आ रहा है, तो ये हो जाता है
वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज आएगी अपने पास वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा। ठीक, उसमें जो माइनस एक्स की पावर एन को जीरो लिया गया है ना, या माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन को या माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन को जीरो जो लिया गया है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। इन स्टेप्स में अगर कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ पहले, तुरंत स्पीड में। ठीक है, अच्छा, इन कैलकुलेशंस में कोई उतना ज्यादा दम भी नहीं है, पर तुम क्योंकि पहली बार इन चीजों को देख रहे हो, थोड़ा सा लग सकता है, हो सकता है इश्यूज आए। ठीक है क्या? पर एक बार लिख कर देखोगे खुद से करके तो देखना ही पड़ेगा, तो उस वक्त सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक, तो इसके बाद तुम देखो, थोड़ा असली गेम फिर मैं देखो शुरू करता हूँ अब। तुमको एजीपी ऐसा इतनी डायरेक्ट हलवा फॉर्म में दे दे, ऐसा हो सकता है मेंस में हो जाए, एडवांस में भी हो सकता है हो जाए, कोई इशू नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको एजीपी सॉल्व भी करनी नहीं आती होगी, बट एक ऐसी सीरीज जिसको कि एजीपी में रिड्यूस किया जा सकता है, तो ध्यान में रखो, अभी एक बहुत ही अच्छी चीज तुम्हारे सामने आएगी। जैसे लेट्स से सीरीज रिड्यूसिबल टू एजीपी। अब देखो यहाँ, जैसे मैं सवाल लेता हूँ तुम्हारे सामने, सवाल है कुछ यूं, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर एक्स क्यूब, ये ऐसा डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर डॉट 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 इज नॉट एन एपी, बट जो डिफरेंस है, सक्सेसिव डिफरेंस, वो एपी में है। ध्यान दोगे, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, इज इन एपी। ये ध्यान देना है। वन, नाइन में से फोर गया फाइव, है ना, सिक्सटीन में से नाइन सेवन, नाइन, ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारे पास एपी है, ये एक एपी है। समझ पा रहे हो? तो जब कभी तुम्हारे पास सक्सेसिव डिफरेंस, जब तुम्हारे पास एपी हो, ठीक, तो उसमें दो बार एक्चुअल में whenever such a case occurs, क्या होगा? द एजीपी सीरीज विल बी रिपीटेड ट्वाइस। मैं बताता हूँ इस चीज का मतलब क्या है। किसी को समझ में आया क्या रिपीटेड ट्वाइस वाली चीज जो मैं लिख रहा हूँ क्या है? खैर अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, देखो आगे। एस अपने पास कितना निकला हुआ है? वन प्लस टू स्क्वायर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, nth टर्म तुम्हारे पास क्या होगी? या फिर अब तो इन्फिनिटी है ना, इसको अब टू इन्फिनिटी रहने दो, चलो, nth टर्म लिखना गया भाड़ में। अभी सरकाओ इसको, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है। अब इसमें कॉमन जो रेशियो है उसका मल्टीप्लिकेशन करो, ये ऐसा कितना आ जाता है देखो, एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक,
ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था मैंने, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है। अच्छा, s टाइम्स 1 माइनस एक्स, ये चीज अब कितनी हो जाएगी देखो, अब ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स को बाहर रखो, नहीं एक्स को मत बाहर रखो, कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 1, वो चीज कितनी हो जाएगी 3, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, माइनस 1 स्क्वायर एक्स, स्टेप्स के साथ लिखता हूँ मैं, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, 3x प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। देखो अभी एजीपी आ गई, आ गई एजीपी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो अपने को बहुत अच्छे से आता है, नहीं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एस डैश, इसको लिखो एस डैश, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये टू इन्फिनिटी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सरका के लिखो 3x प्लस 5x स्क्वायर ऐसा, तो एस डैश टाइम्स x ये कितना हो जाएगा x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, है ना, अप टू इन्फिनिटी। इसको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, एस डैश 1 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये चीज कितनी आ जाएगी देखो, 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये कितना आएगा, है ना, दिस इज अ इनफाइनाइट जीपी, ये क्या है देखो, इनफाइनाइट जीपी है विथ फर्स्ट टर्म बराबर 1 और कॉमन, सॉरी फर्स्ट टर्म बराबर x और कॉमन रेशियो भी x है, a अपॉन 1 माइनस आर रहता है, s इन्फिनिटी कितना होता है, तो फॉर्मूला है s इन्फिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस आर, ये तो फॉर्मूला है अपने पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो कैसे करोगे, s डैश 1 माइनस एक्स एक लाइन में आता है पढ़ से, 1 प्लस 2 टाइम्स a अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा हो गया खत्म। तो s डैश की क्या वैल्यू आ गई देखो, s डैश 1 माइनस एक्स इक्वल्स हमें कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इतना आ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये s डैश हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाता है s डैश। बस इस s डैश की वैल्यू ऊपर ठोको, अपन निकालने क्या वाले थे, s निकालने वाले थे ना, s डैश से तो अपना कोई वास्ता नहीं है, तो s टाइम्स 1 माइनस एक्स, s टाइम्स 1 माइनस एक्स, एक मिनट, ठीक है सब कुछ, तो s टाइम्स 1 माइनस एक्स कितना आ रहा है अपने पास, s डैश बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो s विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ऐसा उसमें दो बार एजीपी के साथ तुमको डील करना पड़ता है। देखो एक बार जैसे अगर सक्सेसिव डिफरेंसेस अगर तुम्हारे पास एपी में है तो उसमें जैसे ही तुम सब्ट्रैक्ट करोगे एक अलग एजीपी आ जाएगी, उस एजीपी का समेशन निकालना बहुत ही आसान रहता है। सम टू इन्फिनिटी वाले में वो एन एस एन मत निकालना, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, नो नीड टू फाइंड एस एन, ठीक, उसमें डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, ऐसा भी तुम कर सकते हो डायरेक्टली। इसमें कहीं किसी को किसी स्टेप में अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो बताया पहले मेरे को। और सक्सेसिव डिफरेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है और इस चीज को अगर तुमने भांप लिया तो इसके बियॉन्ड वो किसी और स्तर पे नहीं जाएगा, इस बात का भरोसा रखो।
अच्छा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ अगर पूछना है तो बोले। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। अरे, ये कब आई? ठीक है। अब तक तो बीपी हाई हो गया होगा। ये समझ में आया क्या तुम्हें, ये जो अभी किया है? यस सर। क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने पहले से पढ़ रखा था कि एजीपी? सर जब आपने एजीपी स्टार्ट किया तब मैं आ गई थी, बस वो स्टार्टिंग का थोड़े फॉर्मूले वगैरह छूट गए। अच्छा, खैर, इसका रिकॉर्डेड तुम्हारे पास आ जाएगा, पुटअप हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में अर्ली खत्म करूंगा क्योंकि कल कर नहीं पाया था। कल किसी ने जानबूझकर, कौन था वो पापी, ये यही होगा, ये बंगाली ब्राह्मण। जानबूझकर क्या था उसमें? 2 घंटा दिमाग खराब हुआ था एक दिन पहले, पागल कर भाई, दिया था वो क्वेश्चन। नहीं तो वो पागलपन वाला जो डोज मिला, या फिर जो वो झटका लगा है सवालों में, वो बोर्ड्स की बुक अगर तुम्हें दे पा रही है तो पहले तो बी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान, बोर्ड्स की बुक में भी मेरे पास ऐसा कंटेंट है जो मुझे चैलेंज कर रहा है ना। उसमें एनसीईआरटी में बस कैसा, मेरा एक ही उसमें उसके साथ बैर है कि उसमें सारा सवाल 10 ही सवाल रहते हैं। तू नवनीत डाइजेस्ट खोला ना, तूने ओपन तो किया है ना? उसमें देखा एक्सरसाइजेस हाँ, किस तरह से अरेंज्ड है। बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, एनसीईआरटी में नहीं रहता है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन भाई मैं ऐसा भी मान लूं अगर कि लेट्स से कम इलस्ट्रेशंस में भी एक व्यक्ति ने, एक किताब ने अपना समझा है। अब जैसे आरडी में जितने इलस्ट्रेशंस रहते हैं, क्या उतने इलस्ट्रेशंस की नीड है क्या? क्या इसका ये मतलब होता है कि ज्यादा इलस्ट्रेशंस मतलब ज्यादा अच्छी किताब? अरे, उसमें एक स्वीट स्पॉट हिट होता है नवनीत डाइजेस्ट में, कि उतने इलस्ट्रेशंस तुमको करवाए जाते हैं जिसमें कि तुम कंसेप्ट पर ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ भी सेट हो गए, और जो अनसॉल्व वाले हैं उसमें भी तुम्हारे एन नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन सफिशिएंट रहते हैं, इतने ना ज्यादा ना कम। उसमें ऐसा नहीं कि 1 लाख इलस्ट्रेशन हैं और 1 लाख अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ये अनसॉल्व वाले एक्सरसाइज में है। जैसे आरडी तुम अगर ओपन करोगे, सारे 2 पार्ट ऐसा मोटे मोटे वो ग्रंथ हैं उसके, भयानक। तो वो तो अगर एक व्यक्ति सॉल्व करता रह जाएगा तो भाई ऐसे सवालों को सॉल्व करने का क्या मतलब जो अपने को पता ही है कि बन ही जाएंगे, हैं? वो उन सवालों को सॉल्व करके मतलब भी क्या है? तो वैसे 1 लाख सवाल एक इंसान कोई मतलब नहीं हो सब ऐसा करके, है ना। तो ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा आसान सवाल एक्चुअल में करके एक व्यक्ति उसमें इंप्रूव हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसमें तुम फिर एक छलावे में रहते हो, भ्रम में रहते हो, है ना। हाँ, लेकिन है हाथ सेट करने के लिए जो सवाल चाहिए, जो थोड़े सवाल तुमको चाहिए, एन नंबर ऑफ सवाल, वो बहुत जरूरी है कि तुमको कैसा मिले। वो एनसीईआरटी एक्चुअल में उस चीज को प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। ये एक सबसे बड़ा इशू है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी एक्चुअल में कुछ ज्यादा ही ट्रिम करके लिखी गई है, और मुझे समझ में नहीं आता कि जिसने भी ये मैथमेटिक्स पास किया है उस गधेड़ू को ये बात क्यों नहीं समझ में आती। ऑलरेडी मैथ से लोग इतना रोना रोते हैं, ऑलरेडी उनका सोचो इतना फटी पड़ी रहती है मैथ से, तो उसमें ऑलरेडी वो उन लोगों ने बुक भी ऐसी क्रिप्टिक लिखी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम फिजिक्स अगर ओपन करो देखो ना गलती से, एनसीईआरटी वाली गलती से फिजिक्स तुम कभी ओपन करके देखना, तो दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल रिटन बुक इन द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री तुम देखो ओपन करके, एनसीईआरटी वाली, उसकी जो लैंग्वेज है इतने माशाल्लाह, बहुत मतलब खराब तरीके से लिखी गई किताब है। ये तुम्हारा फिर भी जो 10th का है वो तो फिर भी कुछ हद तक शायद पढ़ने लायक है, पर उसका मैंने तुम्हारा हिस्ट्री वगैरह की लैंग्वेज देखी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है यार, वो अच्छी नहीं है बिल्कुल। उसमें मतलब भाषा ऐसी होनी चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें भी तुम सिंपल इंग्लिश में बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। उसकी जो लैंग्वेज है साला हट, दिमाग खराब, बहुत ही मतलब कबाड़ और कूड़ है। तुम आईसीसी की बुक्स उठाकर देखो, उसमें अच्छी लैंग्वेज क्या होती है और कठिन लैंग्वेज क्या होती है, दोनों तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी वर्ड्स का वोकेबलरी वगैरह का इस्तेमाल करते हुए तुमको दिखेगा चीजें, कंसाइज की आती हैं, कंसाइज, है ना। हम लोग को जैसे मैथ्स की जो बुक चलती थी वो सेलिना की चलती थी, और हिस्ट्री जो आती थी वो कंसाइज की आती थी, है ना। कंसाइज वाला वर्ड मुझे याद है, उसके ऊपर लिखा रहता था। एनीवेज, तो
ये तो मैथ्स का तो फिर भी एक बार को तो तुमको पढ़ते तो बनेगा। फिजिक्स अगर तुम कभी ओपन करके देखो 12th के किसी टॉपिक का, है ना, बाप रे, 11th की तो मैंने देखी भी नहीं है, बहुत पहले गुजरे जमाने पहले देखी थी। ठीक है, तो बाबा रे बाबा, तुम एक बार ओपन करके अगर देख लो ना, उसमें माथा खराब हो जाए तुम्हारा। एनीवेज, तो यहाँ पर आते हैं। इसमें देखो, अगर तुम्हारे पास सक्सेसिव टर्म्स, जैसे अगर कोई अगर ये बोलेगा ऊपर से देखने पर कैसा, ये एजीपी तो दिखती नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये चीजें तुम्हारे पास एपी में तो है नहीं। बस जो सक्सेसिव डिफरेंस है, जैसे अगर कभी तुमको एपी की अगर बू आने लगे, जैसे अपन कैसा है, किचन में अगर घुसे लेकिन अपने को दिख नहीं रही कि बिरयानी कहाँ रखी है, पर खुशबू आ रही है। नाक तो धोखा नहीं दे रही ना, खुशबू आ रही है बराबर कि हाँ बिरयानी है तो बनी, पक्का है। नाक धोखा तो नहीं दे रही, बस दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब तुम राक्षस से बचाने के लिए, अब घर में जिसने भी बनाई होगी बिरयानी, मम्मी या पापा जो भी, उन्होंने छुपा कर रखा है, जाहिर सी बात है। तो ये ऐसा उगल के तुम्हारे सामने तो ऐसी एजीपी नहीं आ जाएगी, ऐसा मुंह खोल के एकदम, या ऐसा इस किस्म का। बोर्ड्स के पेपर में अगर तुम लिख रहे हो ना, तो उसकी बात अलग है। हाँ, जैसे इसमें भी देखो थोड़ा सा छलावा तुम्हारे साथ किया गया था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार मार्क के साथ, नॉट नेसेसरी, है ना, इनफैक्ट डू नॉट डू इट, फैक्ट डू डायरेक्टली, डू इट डायरेक्टली। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड क्या है तुम्हारा, ऐसे इन्फिनिटी का a अपॉन 1 - r डायरेक्टली अगर तुम लगाते हो तो उससे तुम्हारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। एसएन तुम्हें निकालने की नहीं है, लेकिन कई कई बार बोर्ड्स के पेपर में कैसा, अब ये तुमको तो एग्जाम देना नहीं है 11th का, तो उसमें बोर्ड्स का जब तुम पेपर लिखते हो तो उसमें ऐसा तुम स्टेप नहीं, उसमें वो क्या करते हैं, जैसे सम टू एन टर्म्स भी निकलवाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हेंस फाइंड ऐसे इन्फिनिटी, ऐसा। तब तुम फिर फंस जाते हो कि उसमें एसएन भी निकालना पड़ेगा। अरे यार, अगर डायरेक्टली ऐसे इन्फिनिटी वाला सवाल अगर है, तब तो फिर बढ़िया है, मजेदार है। ठीक है, उसमें तो फिर कोई इशू नहीं, बढ़िया मस्त। ठीक, तो तो मेरा बस ये कहना है कि सक्सेसिव डिफरेंस वाली जो चीज है उसको तुम चेक जरूर करना। जैसे मान लेते हैं सामने किचन में घुसते बराबर तुमको बिरयानी अगर नहीं दिख रही है, तो एक इंसान क्या करता है, फिर फ्रिज ओपन करता है। तो कहाँ जाएगा किचन में, ऐसा तो है नहीं कि, है ना, तो फिर फ्रिज ओपन करोगे, यार खुशबू तो आई थी, तो फ्रिज ओपन जैसे ही तुम करोगे तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ऐसा। तो उसमें सक्सेसिव डिफरेंस उठाकर देखना। अब ये चीजें कैसी आंखों में धूल झोंकने का पूरा काम करेगी। तो उसमें अगर तुम्हारे सवालों की प्रैक्टिस अगर अच्छे सवालों में अगर है, तो जल्दी तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नहीं है। पर कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें तुम चाहे कितनी भी उनको प्रैक्टिस कर लो, वो पकड़ में नहीं आएंगे तुम्हारे, मतलब वो समझ भी नहीं आएगा कि उसमें करना क्या है। तो ऐसे सवालों से दूर रहना। कौन सी बॉल्स छोड़नी है ये डिसाइड करेगा कि एक बैट्समैन कितनी देर क्रीज पर टिका रहता है। कौन सी बॉल मार रहा है ये डिसाइड नहीं करती है, क्योंकि अगर उसने अच्छी बॉल पर कैसा बोला कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा और उस पर मारने की कोशिश, या फिर ऐसा इस किस्म से, तो उसमें उन चीजों को पहले नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ना सीखो। हमेशा पेपर को 2 राउंड में सॉल्व किया जाता है, ये बात दिमाग में ठूस लो। उसे पहले राउंड में ऐसे तुमको बच्चा छाप सवाल बहुत सारे मिलेंगे, जो साला एकदम हाथ में लॉलीपॉप लिए हैं और उसको बस उसका गाल खींच के उसको एक लात मार के उसके हाथ से लॉलीपॉप छीनना है। समझ गए? ऐसा एकदम प्यारे प्यारे गोल मटोल वाले दिखेंगे तुमको सवाल, एकदम प्यारे प्यारे गोल मटोल। तो गोलू मोलू वाले जो सवाल हैं उसको पहले उठा उठा के कब्जे में लो। ठीक है, और जिन सवालों में, मतलब जिन बच्चों के पीछे उनकी माँ खड़ी है एकदम, है ना, तो उन बच्चों से बचो। समझ गए क्या? अभी जैसे बच्चा चोरने निकले हो, तो उसमें भाई उस बच्चे के पास थोड़ी घुस जाओगे जहां उसकी माई पीछे खड़ी है, तो वो कैसा, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो वो छुटके छुटके पार्टी वाले बहुत सारे ऐसे तुमको मिलेंगे, लावारिस टाइप, जो भटक रहे होंगे, है ना, तो उसमें उनको उठाना शुरू करना। तो इसमें क्या है कि एजीपी जैसे अगर तुमको दिखी तो ऐसा कभी जन्म में नहीं देगा तुमको कि ऐसा इस टाइप का जैसे झंडू सीरीज दे दी। वैसे तो मेंस में कुछ भी हो सकता है, मेंस में तो भाई बहुत आसान आसान सवाल आते हैं। तो ये अगर आ गया ना मेंस में, तब तो मेरा लोल हो जाएगा एकदम। समझ रहे हो क्या? तो ऐसा ऐसा सवाल तुम्हें एकदम लोलो छाप दे दे एकदम ही, मतलब कि उठा के कि अबे कुछ भी आता है तो कुछ तो कर ले कम से कम। तो अभी जैसे जो मेंस के पेपर वगैरह हुए हैं उसमें ऐसी ही रिपोर्ट आई है
कि उसमें एकदम ऐसे सवाल दिए गए कि लेट गया वो पेपर जमीन पे, एकदम पूरा ही लेट गया वो पेपर जमीन पे, कि भाई कुछ आता है कुछ तो कर ले। तो उसमें ऐसे पेपर से तुमको बचना है। पेपर अगर अच्छा आता है ना तो वो अच्छी बात है, पेपर में अगर सवाल कठिन आते हैं तो अच्छी बात है। उसमें फिर एक इंसान ने जो अच्छी तैयारी की है उसको कम से कम दिखाने का कुछ मौका तो रहता है। अभी जैसे वो 10वीं सीबीएसई का बोर्ड्स का पेपर जैसे आता है, सब लोग 100 में 100 मारते हैं। अब जो 100 में 100 नहीं मार पाया उसका कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं कि सर वो थोड़ा ऐसा हो गया था, हल्का सा थोड़ा सा वैसा हो गया था। तो उसमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने 98 क्रॉस किया होगा ना, वो इनफानाइट अप्रोच कर रहा होगा, इनफानाइट, है ना। तो इसमें ऐसा अगर पेपर है तो तुम ट्रू जजमेंट कैसे करोगे कि इसमें कनिष्क ज्यादा इंटेलिजेंट है कि प्रियांशु ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुम कैसे पता लगाओगे। तो उसके लिए पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें वो पूरा भारत को कैसा डिस्टिंग्विश कर दे अच्छे से, है ना। खैर, तो कभी भी वो ऐसा डायरेक्ट एकदम मुंह खोल के उठा कर देंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। इस तरह की चीज तो आएगी ऐसा तो तुम उम्मीद मत करना। लेकिन अब क्या एक व्यक्ति इस बात पर आ जाएगा क्या कि क्योंकि तो ये आने नहीं वाला, अब पढ़ना ही नहीं है करके, है। अरे अगर तुमको मैराथन में भागना है, तुम अगर ये बोलोगे कि नहीं नहीं चलने वाली स्पीड के साथ तो कोई जीत ही नहीं सकता, तो क्या चलोगे नहीं क्या। अबे पहले चल के ही तो एक इंसान दौड़ना सीखता है, फिर दौड़ने से तेज दौड़ना सीखता है, ये ध्यान में रखो। तो चलने वाली जो स्टेप है उसको स्किप नहीं कर सकते ना अपन। जो इस तरह के छोटे सवाल हैं ये देखना अपनी बेसिक किताब में तुमको मिल जाएंगे, और वो तुम फिर पूरा सॉल्व करके रखियो, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्विक थोड़ा, है ना। आज तो वैसे भी बहुत टाइम गंवाया है। ओ यार, अब मेरा भी बजेगा इधर। तो ध्यान से सुनोगे। बहुत सारे समेशन वगैरह में कैसा तुमको एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है ना। इसको सिग्मा ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर की भी कहानी थोड़ा समझ लो, इसके जरिए काम काफी आसान हो जाता है, ध्यान रखो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले वो प्रॉपर्टीज देख लो, उसके बाद इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस तरीके से काम करने से बहुत सारी जो सवाल है अलजेब्रिकली ऐसा ही एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं धनाधन। ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हारे पास कभी ये चीज अगर लिखी हुई है सिग्मा टी आर, ऐसा कभी ये इस प्रकार लिखा है, तो ये इसके इधर पे ये लिखना कस्टमरी है कि आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक। मतलब जो काउंटर है अपना वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर इक्वल टू 1 होगा तो क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास आर इक्वल टू 1 में टी 1 आएगा। सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, तो प्लस ऐसा। जब ये आर इक्वल टू 2 होगा तब तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो टी 2 ऐसा। फिर आर इक्वल टू 3 होगा तब तुम्हारे पास क्या आएगा, टी 3 ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आर इक्वल टू जब एन होगा तब तुम्हारे पास क्या आएगा, टी एन ऐसा। तो ये काउंटर की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज के लिए जो जो टर्म्स जनरेट हो रही है सबका समेशन, ये इसका मीनिंग होता है। दिस इज द मीनिंग, है ना। टी आर क्या है तुम्हारे पास, जनरल टर्म है सीरीज का, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है बात। अच्छा, अभी एक बात तुम ध्यान में रखना, जैसे अगर लेट्स से तुम्हारे पास टी आर है ना, प्लस टी डैश आर है, ये इसके बाहर में ऐसा सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा को तुम स्प्लिट कर सकते हो ऐसा, सिग्मा टी आर प्लस सिग्मा टी डैश आर। ध्यान रखो, क्यों स्प्लिट कर सकते हो भाई, समेशन है ना, ठीक है समेशन है। तो जैसे ये चीज जो लिखी है ये क्या लिखी हुई होगी यहाँ पर, T1 प्लस T2 डॉट 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 प्लस T डैश 1 T डैश 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये चीज क्या लिखी हुई है, यही तो है, यही तो है ये। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा खास बात करने की कोई जरूरत है, प्लस माइनस हो कुछ भी हो, तुम स्प्लिट कर सकते हो उसको प्लस माइनस साइन के अक्रॉस, है ना। ये ध्यान में रखना कि ऐसा मत समझ लेना कि इसको साले ऐसा ठोक दोगे। ये टी आर और ये टी आर डैश है, दो जनरल टर्म्स है तुम्हारे पास, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो उसका इसका ये मतलब नहीं होता है इज नॉट इक्वल टू, है ना। ये अच्छे से लिखता हूं मैं, टी आर टाइम्स सिग्मा टी आर डैश, ऐसा मत ठोक दियो, दिस इज नॉट डन, है ना। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, किसी भी कीमत पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान में रखोगे। या डिवीजन में ही मत ठोक देना, अपने नियम नहीं लगा देने, टी आर अपॉन टी आर डैश ऐसा अगर है लिखा हुआ तो दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टी आर। वरना पता चला कि तुम्हें स्प्लिट करने की बात बोली गई, सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी करेंगे, अबे ठीक है क्या, तो मैं अलग से इसको लिख देता हूँ अच्छे से, सिग्मा ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव,
इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। ध्यान रखो, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ये ध्यान में रखना, अलग से लिख कर दिया है। ठीक, अच्छा, इसमें जैसे कुछ बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास इस तरह की अगर कोई चीज है, सिग्मा 1 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, r इक्वल्स टू 1 से r इक्वल्स टू n तक। इसका क्या मतलब होगा, r इक्वल्स टू 1 डालोगे तो क्या आएगा 1, r इक्वल्स टू 2 डालोगे तो क्या आएगा 1, r इक्वल्स टू 3 डालोगे तो क्या आएगा 1। ऐसा करते 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 डॉट डॉट डॉट, ये 1 कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये चीज क्या है, n के बराबर होगी ना, ध्यान रखो। अच्छा, अभी जैसे अगर मान लेते तुम्हारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, लेट्स से ऐसा लिखा हुआ है 2r, समझ गए, r इक्वल्स टू 1 से n तक ऐसा, तो ये चीज क्या लिखी हुई है 2 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 ऐसा, क्योंकि यहाँ देखो जो ये जनरल टर्म है अपने पास 2r, उसमें r इक्वल्स टू 1 जब डालेंगे तो ये जनरेट होगा, r इक्वल्स टू 2 जब डालोगे तो ये जनरेट होगा, r इक्वल्स टू 3 जब तुम डालोगे तो ये जनरेट होगा, एंड डॉट 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 अप टू 2 टाइम्स n। यही है ना, तो इसमें 2 तुम बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, अप टू n। तो ये चीज क्या लिखी हुई है एक्चुअल में, कायदे से 2 बाहर रखो, सिग्मा r, ये चीज तो लिखी है। तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, ये ध्यान में रखना, ठीक है, जो कांस्टेंट है इट कैन बी टेकन आउट, मतलब सिग्मा ए आर है ना, कैन बी रिटन एज a टाइम्स सिग्मा r, ये ध्यान में रखना, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट। अच्छा, इस चीज का इस्तेमाल करके जैसे अगर a प्लस बी आर अगर लिखा हुआ है ऐसा, तो इसका क्या मतलब है, देखो सिग्मा a प्लस सिग्मा बी आर, तो अगर a को अगर कांस्टेंट को अगर बाहर लोगे हैं, इसको अगर बाहर लोगे और इसको अगर बाहर लोगे तो अंदर क्या बचता है, देखो a टाइम्स सिग्मा 1 प्लस b टाइम्स सिग्मा r, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, देखो a n प्लस b टाइम्स सिग्मा r, समझ गए, ठीक है। और सिग्मा r इज नथिंग बट कितना, n n प्लस 1 बाई 2, नहीं क्या, सिग्मा r इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, नहीं, है कि नहीं। ये सब बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं, ये बात ध्यान में रखो, मोस्ट इजी, तो उसमें तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए, ध्यान में रखना, ऑलवेज रिमेंबर सिग्मा r क्या रहता है, n n प्लस 1 बाई 2, सिग्मा r स्क्वायर क्या रहता है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, सिग्मा r क्यूब क्या रहता है, n n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा r की पावर 4 तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें कहां से आती है, ये और ये कहां से आता है, ये तो वी नो फ्रॉम क्लास 10th, ठीक है क्या। सिग्मा r स्क्वायर और सिग्मा r क्यूब तुम कैसे निकालोगे, जैसे अगर तुम्हें सिग्मा r स्क्वायर अगर निकालना है तो वो क्या है, क्या एक्चुअल में, सिग्मा नोटेशन से तो अब यूज टू हो गए हो मेरे ख्याल में तुम, सिग्मा नोटेशन के बारे में और कोई बातचीत तो मैं नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में और तो कोई बातचीत बैक ऑफ द माइंड नहीं आ रही है मेरे। सिग्मा ऑपरेटर के बारे में इतनी चीजें अगर तुम्हें पता है तो सारा काम तुम्हारा गेम हो जाएगा बढ़िया से। उसमें हाँ, सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह यूज करना है। सिग्मा आर क्यूब है ना, ये तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की तरह यूज करना है। दीज आर फ्रॉम बोर्ड्स सिलेबस, ध्यान रखो, तो दे आर वेरी मच इन सिलेबस, दे आर टू बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले एकदम स्टैंडर्ड, ध्यान में रखो, मतलब क ख ग ए, दे आर स्टैंडर्ड फॉर्मूले, तीनों के तीनों एकदम एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जब सिग्मा आर स्क्वायर अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल में तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर आएगा, आर इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर आएगा, ऐसा समझ गए ना। अभी सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये n स्क्वायर, ऐसा। ये चीज देखो अगर कैलकुलेट करनी है तो तुम किस चीज का प्रयोग करो, इसको ऐसे करो, देखो ध्यान से, अभी तुम्हारे सामने पहली बार मेथड ऑफ डिफरेंस आ रहा है,
ठीक है, पहली बार तुम्हारे पास मेथड ऑफ डिफरेंस आ रहा है, ये सबसे पावरफुल टेक्निक है, ध्यान में रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की या सीक्वेंस ऑफ सीरीज की। तुम इसी चीज को पढ़ने के लिए ही सीक्वेंस ऑफ सीरीज पढ़ते हो। अभी तक के जो कुछ तुमने पढ़ा है दैट वाज बच्चा छाप टॉक, दैट वाज बेबी स्टेप्स। ठीक है, अभी से जो आगे का जो तुम्हारा काम होगा, और बहुत ही कम काम बाकी है, नहीं 15-20 इलस्ट्रेशन तो अभी भी बाकी है वैसे, तो वो जो 15-20 इलस्ट्रेशन होंगे उसमें इतने खूबसूरत खूबसूरत तुम्हारे सामने सीरीज आएंगी, मजा आ जाती है मतलब उसका समेशन वगैरह निकालने में। वो ब्रेन टीजर्स रहते हैं, सारे के सारे ब्रेन टीजर्स रहते हैं, कुछ उसमें आने जाने की जरूरत नहीं है, बस उसमें कैसा है, मेथड ऑफ डिफरेंस तुम्हें आना चाहिए। एक टर्म को क्या तुम दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हो सच दैट जब तुम सारी टर्म्स का समेशन करो तब उसमें कैंसलेशंस आर हैपनिंग, कैंसलेशन होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे ये 1 स्क्वायर लिखा है प्लस 2 स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऐसा जो ये लिखा है, देखो इसको मैं किस प्रकार कर रहा हूँ, टैकल कैसे कर रहा हूँ। ठीक है क्या, ये तो खैर वैसे स्टैंडर्ड तरीका है, ये तुम्हें कैंसलेशन तो होते हुए दिखवाएगा, बट ये मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं है। ठीक है क्या, कैंसलेशन तो इसमें होंगी, और ये जो तरीका है ये सेट तरीका है काम करने का, इस तरह की सीरीज को डील करने के लिए। ठीक है क्या, लेकिन आगे चलकर तुम देखोगे मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होती है, उसमें दरअसल एक एक जो टर्म होती है ना, उसको इस तरह से ऐसा स्प्लिट किया जाता है सच दैट उसमें जब हम लोग एडिशन करते हैं तो उसमें कैंसलेशंस होती है। कैंसलेशंस का थोड़ा सा फील तुमको यहाँ पर आ जाएगी वैसे। ठीक है, मैं तुमको करके दिखा दूं, जैसे यहाँ देखो, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये चीज लिखी है, तुम इसको कंसिडर करो, है ना, एन क्यूब माइनस, है ना, इसको कंसिडर कर तुम, ये एक मिनट, इसको कैसे करोगे, क्यूबिक इसके लिए तुमको कंसिडर करनी पड़ेगी, इसको ऐसा कंसिडर करो, n-1 का होल क्यूब, ये कंसिडर करो तुम। ठीक है क्या, ये चीज की वैल्यू देखो कितनी होती है, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। ये चीज की वैल्यू कितनी होती है देखो, n-1 का होल क्यूब, उसमें क्या क्या जनरेट होगा, n क्यूब -1, है ना, -3n² -3n, तो n क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, मैं लिख देता हूं, क्या बोलते हो, +3n होगा तो ये -3n आ जाएगा। ठीक है क्या, ऐसा, क्या बोलते हैं, 3n² -3n, ठीक, 3n² -3n +1 आ रहा है। अब देखो ऐसा लिखा क्यों गया है, ध्यान से, अगर तुम देखो n इक्वल्स टू 2 अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो देखो इस फॉर्मूले में क्या चीज क्रिएट होगी, 2 क्यूब -1 क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 स्क्वायर -3 टाइम्स 2, कंसंट्रेशन हाई रखना, n इक्वल्स टू 3 अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो क्या जनरेट होगा, पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए भी देखो तुम क्या जनरेट हो रहा है, n इक्वल्स टू 1 के लिए देखो क्या जनरेट हो रहा है, 1 क्यूब -0 क्यूब, है ना, इक्वल्स 3 टाइम्स 1 स्क्वायर -3 टाइम्स 1 +1, ये मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से देखो क्या जनरेट हो रहा है, ये कैसे आया, इसके पीछे इंट्यूशन क्या है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये तरीका मेरा नहीं है एक्चुअल में, ये तरीका स्टैंडर्ड सेट है, 100 सालों से ऐसे ही होता आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 3 क्यूब -2 क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स 3 स्क्वायर -3 टाइम्स 3 +1, ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से n इक्वल टू n के लिए कैसा लिखोगे, n क्यूब -n-1 का होल क्यूब इक्वल टू 3n², ठीक है, -3n +1, ऐसा लिखोगे। ठीक है बात। अच्छा, अभी जब तुम समेशन उठाओगे,
जब तुम समेशन उठाओगे तब देखो क्या आ रहा है। एलएचएस में देखो कैंसिलेशंस होती हुई दिख रही है, दिखता है। जो मैंने सिग्मा आर स्क्वायर था ना, उसको एक्चुअल में एज मेथड ऑफ डिफरेंस लिखा है, समझे? मतलब उसको एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखा है, इस तरह से डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखा है कि कैंसिलेशंस हो रही है। यहाँ देखो एलएचएस में दिख रही है तुमको कैंसिलेशंस होते हुए, देखो ये जाएगा इसके साथ, ऐसा लेफ्ट राइट ऐसा कैंसिलेशंस होती हुई दिख रही है। तो देखो एलएचएस में क्या बच रहा है तुम्हारे पास, एन क्यूब, ठीक, माइनस 0 क्यूब। आरएचएस में क्या बच रहा है देखो तुम्हारे पास, 3 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू एन स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो पूरी कॉलम है इसको जब तुम पूरा ऐड करोगे तो यही चीज आएगी। माइनस देखो क्या आ रहा है, 3 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू एन, और प्लस 1 1 1 एन टाइम्स, ठीक है? क्या कहते हो? तो ये चीज कितनी हो जाएगी देखो, एन क्यूब तुम्हारे पास किसके बराबर है, 3 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर, है ना, 3 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर, है ना, माइनस 3 टाइम्स सिग्मा आर प्लस सिग्मा 1, ठीक है क्या? यही है ना? तो अब अपने को पता है कि एन क्यूब किसके बराबर आ रहा, 3 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एन एन प्लस 1 बाय 2 प्लस एन। क्या बोलते हैं? तो इससे सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी देखो, एन क्यूब प्लस 3 एन प्लस 1 बाय 2 माइनस एन। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एन बाहर रखो, एन स्क्वायर प्लस 3 एन प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, और ये चीज आवेगी, एन बाहर रखते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2, और ये चीज आएगी फिर तुम्हारे पास, n को बाहर रखो, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाय 2, और इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1, और यहाँ पर 3 है ना, एक सेकंड रुको, वेट अ सेकंड, इसमें 3 वाला जो फैक्टर है वो कहाँ चला गया? हाँ, तो यहाँ पर 1/3 भी तो आएगा पूरा इसके साथ, ठीक है क्या? ये 6, ये हो जाता है तुम्हारा आंसर, ठीक है? इसको जो मैंने ऐसा स्प्लिट करके दिखाया है, ये तो कैलकुलेशंस है सिग्मा आर स्क्वायर वाली। इसके पहले जो ये इसमें है कैंसिलेशंस वगैरह में, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो पहले बताए। नीचे वाली तो सादी कैलकुलेशंस है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें किसी को कोई अगर डाउट या दिक्कत है तो बताओ मेरे को। इसमें किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो बताओ मेरे को। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके आगे की कैलकुलेशंस तो बस मैंने मतलब वो अलजेब्रा किया है सादा, और कुछ भी नहीं है। ये देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये सिग्मा आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यही अपने को फाइंड आउट करना है। उसके बाद सिग्मा आर लिखा हुआ है, वो तो अपने को उसकी वैल्यू पता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की। और ये क्या लिखा हुआ है, 1 + 1 + 1 एन टाइम्स लिखा हुआ है, तो बस उसके बाद तो बस अलजेब्रा है तुम्हारा सादा, सिंपल प्लेन अलजेब्रा, गुड ओल्ड अलजेब्रा, है कि नहीं? सादा सिंपल अलजेब्रा है, उसके बाद कुछ ऐसा खास नहीं किया मैंने। तो ये वाली जो वैल्यू आती है निकल कर, ये वैल्यू तुम्हें हर वक्त हमेशा याद रखनी है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन
नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सिग्मा एन क्यूब के लिए तुम क्या इस्तेमाल करोगे? जैसे अगर अब हमें ये फाइंड आउट अगर करना है, ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी वही सेम ऊपर वाला ही तरीका तुमको अडॉप्ट करना है। क्या करो, ऐसा लिखो n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4। देखो ये चीज कितनी आएगी तुम्हारे पास, ब्रैकेट ओपन करो। कैसे करेंगे ब्रैकेट ओपन, n की पावर 4 माइनस, अब देखो ये ऐसा दो टर्म्स है, दो टर्म्स के साथ वाला जो ब्रैकेट रहता है उसको कैसे ओपन करते हैं? हाँ, कैसे ओपन करोगे उसको? देखो सबसे पहले n की पावर 4 चढ़ा लो, समझ गए? उसके बाद फिर क्या करोगे, हैं क्या करोगे उसको, n की पावर को गिराओ, उसके बाद पहले ऐसा लिखो, ऐसा, ठीक है क्या, 4c1, n की पावर को गिराओ, माइनस 1 की पावर को बढ़ाओ, ऐसा। कैसे ओपन करते हैं ऐसा? ये चीज ब्रैकेट ओपन करना आता ही नहीं आता है। जैसे x प्लस वाई की पावर n अगर तुम्हारे पास होगा कभी, तो इसको ओपन कैसे करना, पहले x को सब कुछ दे दो, उसके बाद x की पावर गिराते जाओ, ये nc1 nc2 ऐसा करते हुए nc1, x की पावर गिराओ, y की पावर बढ़ाओ, बिंदास। लास्ट में y की पावर n बचेगा बस, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में क्या लिखा है, nc0 लिखा हुआ है, और y की पावर n के साथ एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ncn लिखा हुआ है, समझिए। अब nc0 में लिखता नहीं हूं इसीलिए बिकॉज वो 1 होता है हमेशा, पर तुमने क्योंकि ये शायद चीजें पहली बार देखी है, घबराने का नहीं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। ये लोग 9th से सीख कर रखते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करना सीख रहे हो बस। ये चीज 10th में हम लोगों ने की है या नहीं की है, ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? अरे कियो नहीं कियो रे, कि हम लोगों ने नहीं किया तो बताओ मेरे को जल्दी से। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या तुम तक? सर एक बार किया था बस, उसके बाद नहीं। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं इसकी प्रैक्टिस कर लो पहले, धाए से तुरंत, है ना। यार देखो पहले तो सी ऑपरेटर कैलकुलेट करना आता ही नहीं आता है। 5c2 कितना होगा, बताना है कोई मेरे को, कैसे लिखते हैं 5c2? अबे ये सब बहुत ही बेसिक्स है। देखो अभी बेसिक्स क्या है कि 10वीं तक एक्चुअल में एक इंसान कुछ पढ़ता लिखता है नहीं, अचानक से उसके सामने 11th में जब चीजें आ जाती है तो फिर वो कैसा, फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता है वो। तो 11th तक क्योंकि कुछ पढ़ाई होती ही नहीं है, सिलेबस ही ऐसा है। ये गवर्नमेंट का फ्लॉ है कि इतना बड़ा गैप है 10वीं और 11वीं के सिलेबस के बीच में, इतना बड़ा गैप है ना, मतलब इतना बड़ा गैप है, एकदम सूरज को दिया दिखाने के बराबर है 10वीं का सिलेबस, है ना। तो उसमें एक्चुअल में कुछ बताते ही नहीं है। उनका एम असल में ये है कि 10वीं तक एक इंसान पास हो जाए, उसके बाद जो उसको करना है सो करेगा। तो मैथ्स कट होते 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 हुए फिजिक्स केमिस्ट्री कट होते होते अभी ये का सिलेबस है ना, क्या बोले। तो उसमें कैसा, ये चीजें तो एकदम बेसिक्स में आनी चाहिए। ध्यान से देखोगे 5c2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 4/2, 1 2 को पूरा पीछे तक लेकर जाओ, 5 को उतना ही पीछे लेकर जाओ जितना ही नीचे वाला नंबर है। जैसे 7c3 कैसे लिखोगे इसको, 7 6 5। अब तो याद आ गया होगा, इसको 3 2 1, उसको 3 को पूरा लेकर जाओ पीछे तक, ठीक है। जैसे अगर कोई तुमको बोले 5c2, ऐसा 5c3 बोल रहा है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 5 को कितना पीछे लेकर जाओगे, 3 बार पीछे लेकर जाओ, और नीचे 3 को पूरा खींच लो पूरा, समझ गए? क्या कर लोगे अब, जैसे 15c3, है ना, कैसे करोगे, 15 को पीछे कितनी बार लेकर जाना है ना, 15 को पीछे 3 बार लेकर जाना है, और नीचे 3 को तो पूरा लेकर जाओ 1 तक, ऐसा, ठीक है, ऐसा। और 14c5 है मान लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी,
14 को 5 बार पीछे लेकर जाओ, और 5 को तो पूरा खींच लो ऐसा, ठीक है, ध्यान रखो। क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल में ये सी ऑपरेटर कैसे चलाना है वो तो आ ही गया होगा। अब देखो जल्दी से ब्रैकेट ओपन करने की प्रैक्टिस कर लो जल्दी से। जैसे x प्लस वाई की पावर 5 है, कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं देखो तुरंत। C0 से शुरू करो। C0 एक्चुअल में क्या रहता है, ये बात ध्यान में रखना। NC0 ये चीज क्या रहेगी 1, NCN ये भी चीज क्या रहेगी 1, ये बात ध्यान में रखा करो, ये बात ध्यान में रखना। इसका एक और एक टिप है वो मैं तुमको बता दूं। जैसे अगर तुम इसको इवेलुएट करो, अगर मान लेते हैं यहाँ देखो 3C2 और 3C1 दोनों को अगर तुम इवेलुएट करोगे तो क्या आएगा देखो 3 2 बाय 2 1, इसको इवेलुएट करोगे क्या आएगा 3 है ना, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, यही आ रहा है ना 3 इंटू, एक ही टर्म लिखनी पड़ेगी तुमको एक्चुअल में, क्योंकि ऊपर एक ही टर्म आ सकती है ना यहाँ देखो। तो ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं, दिखता है क्या? जैसे थोड़े बड़े नंबर्स के साथ मैं करके बताता हूँ। 5C4 और 5C मान लेते हैं 5C2 और 5C3 ऐसा। यहाँ देखो 5C2 किसके बराबर होगा देखो 5 4 2 1, 5C3 किसके बराबर होगा देखो 5 4 3 3 2 1, दिख रहा है क्या? 3 और 3 तो कट जाएंगे, तो उससे ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं, दिखता है? तो कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या तुमको? NCR इज सेम एज NCN माइनस R, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल 7C2 है 7C5 के बराबर ही होगा, ठीक है क्या? 9C3 है तो ये 9C6 के बराबर होगा। ध्यान रखो इन चीजों का, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन सही है, मोस्ट बेसिक। जैसे 9C8 है किसी ने अगर दिया तो वो किसके बराबर होगा 9C1 के बराबर होगा। जैसे किसी ने दिया 9C9 है तो वो किसके बराबर होगा 9C0 के बराबर होगा। ये दोनों ही चीजें 1 के बराबर होंगी, ध्यान रखो। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है क्या? ये हो गया इवैल्यूएशन। यूजिंग सी ऑपरेटर, और ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है, इसके अलावा भी और है बहुत सारी, उस पर तो मैं और 6 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन फिर वो कैसा बाइनोमियल थ्योरम शुरू हो जाएगा फिर, तो वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो सी ऑपरेटर की इवैल्यूएशन कैसे करते हैं और उसकी वो जो प्रॉपर्टी है वो कैसे इस्तेमाल करोगे, जब जैसे ये दोनों में डिफरेंस तुमको जब ह्यूज दिखता रहे तब तो अपन ये डायरेक्टली ओपन कर देना। लेकिन जब दोनों ये नंबर्स पास पास होंगे, जैसे अगर किसी ने तुमसे पूछा 14C12, तो 14C12 अगर तुमसे कोई पूछ रहा है तो क्या ऐसा लिखोगे क्या गधे जैसे 14C12 मान लेते किसी ने पूछा है ना, ये आप बताइए कितना होगा। तो उसमें ये मत करना 14 इंटू 13 इंटू ऐसा 12 इंटू ऐसा डॉट डॉट डॉट, है ना, 12 इंटू 11 इंटू ऐसा डॉट डॉट डॉट, ऐसे तो पागल ही हो जाओगे। नहीं, इस तरह से करोगे तो बहुत दिमाग खराब होगा। तो 14C12 इज एक्चुअली नथिंग बट कितना, 14C12 इज एक्चुअली नथिंग बट 14C2, नहीं कितना हो जाएगा 14C2, 14C2 इज नथिंग बट दिस वैल्यू, ठीक है, कितना होगा 13 7 जा 91, है ना, ये ठीक है कि नहीं, ये बढ़िया है। तो उसमें जब दोनों नंबर्स कैसा बहुत नजदीक वाले हो तब तो कैसे सबट्रैक्ट करके छोटा कर लिया करो, ठीक। अभी सी करता क्या है वो जानने की जरूरत ना है कि सी का मतलब क्या है सर, अपने को तो सी का मतलब ही नहीं पता है, अभी जानने की जरूरत भी नहीं है। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपन पढ़ेंगे, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत मजा आएगी तुमको। एक व्यक्ति को कितना वो शार्प है ये चीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ जाती है, ठीक है, पता चल जाती है। तो लोग पहले क्या करते थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जो दो टॉपिक्स हैं जिसको माना जाता है कि मैथ्स के सबसे कठिन टॉपिक है 11वीं 12वीं के सिलेबस के, तो उसको लोग कंप्लीटली ऑल टुगेदर स्किप कर दिया करते थे, अभी भी स्किप कर देते हैं, उसको पूरा ऑल टुगेदर छोड़ ही दिया जाता है। तो पढ़ने वाला एक्चुअल में छोड़ ही देता है उसको पूरा कंप्लीट, कि भाई ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको अपने को पूरा छोड़ देना है ना। वो चीजें लोगों को समझ ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती है। चीजें बहुत ही बेसिक काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरह से तुम्हें काउंटिंग सिखाई गई है उसमें हम लोग थोड़ी सी कुछ और बातें ऐड करेंगे,
तुम्हारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे दुनिया की तुम्हारी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जब आइंस्टाइन ने पहली बार ये कहा कि टाइम कैसा एब्सोल्यूट नहीं है, तब सब लोगों का दिमाग ही घूम गया था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बेसिक सी एक बात ये कही कि अगर मान लेते हैं तुम किसी स्पेसशिप में बैठे हो, सच दैट तुम्हारी स्पीड अप्रोच कर रही है लाइट की स्पीड को, तो तुम्हारे लिए जो टाइम है वो सेंस उसका अलग होगा, तुम्हारे लिए जो टाइम है स्लो बीतेगा। जैसे अभी सेंस ऑफ टाइम तुम्हारा कैसा है? जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्लास खत्म होने कितना टाइम बाकी है, तुम बोलोगे 15 मिनट बाकी है, तो इसमें सब लोगों को इस सेंस कैसा आता है? अच्छा 15 मिनट मतलब इतना टाइम है। टाइम का एक सेंस है ना तुम्हारे अंदर? अरे होगा ही। जैसे अगर अभी सोनिया को बोलेंगे पेपर 3 घंटे का है, 3 घंटे का उसको एक सेंस है। पर अगर तुमको एक ऐसे स्पेसशिप में बैठा दें जिस स्पेसशिप की स्पीड मान लेते हैं ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड को टच कर रही है, लाइट की स्पीड से बड़ी स्पीड अप्रोचेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि लाइट की स्पीड से कोई चीज ज्यादा तेज हो। ये ध्यान में रखना। वो एक एब्सोल्यूट नंबर है और एक बहुत ही प्यारा नंबर है वो, है ना? वो आता है 3 × 10 की पावर कितना आता है? 8। ठीक है क्या? वो बहुत ही प्यारा नंबर है। 3 × 10 की पावर 8 आता है, 3 × 10 की पावर 5 आता है। स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट? कितना था बे? 8। 10⁸ हाँ ठीक है। तो उसमें ये बात ध्यान में रखो कि अगर जैसे टाइम का सेंस एक्चुअल में अलग अलग लोग, ये बात फैक्ट भी है। जैसे अगर तुम किसी सच में अगर किसी ऐसे स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेजी से अगर मूव कर रहा है, तो वो सेंस ऑफ टाइम जो रहेगा तुम्हारे लिए बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो। मतलब वो फिर जो सेंस ऑफ टाइम तुमको अर्थ पर है, वो चीज पैसा, वो उस स्पेसशिप में जब तुम बैठे हो तो वो नहीं चलेगी। जैसे फिर तुमको अगर किसी ने बोला 15 मिनट है, मतलब तुम समझ लेना ऑलमोस्ट 15 सदियां हैं तुम्हारे पास। ठीक है? वो बहुत वेट करना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे लिए फिर टाइम कैसा स्लो बीतेगा। तो एक्चुअल में इस चीज का एक्सप्लेनेशन जब उसने दिया और फिर बताया ये चीजें क्या कैसे, तब लोगों का दिमाग ही घूम गया था। लोगों को ऐसा लगता था कि टाइम तो एब्सोल्यूट है, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ऐसा। तो उसमें मतलब तुम किसी भी फ्रेम में बैठे रहो, जो तुम्हारे पास सेंस ऑफ टाइम है वो तो भैया एकदम मस्त चलेगा करके, मतलब वैसे ही है, वो एब्सोल्यूट नहीं है वो। ठीक है? तो उसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। तो उस चीज वो काफी पॉपुलर है एक्चुअल में वो बात, जब तुम थोड़ा हायर फिजिक्स की तरफ जाते हो तब उसमें इस डायरेक्शन में एक्चुअल में एक इंसान घुसता है फिर। ठीक है? तो अभी गलती से भी वो वाला टेक्स्ट वगैरह अभी वो चीजें नहीं करनी है तुमको, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है क्या? लेकिन उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब तुम पढ़ोगे, तब उस वक्त जो तुम्हारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है काउंटिंग को लेकर, कि चीजें काउंट कैसे की जाती है, वो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत मजा आती है उसमें। ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा मजा आती है। अलग अलग लॉजिक उसमें, जैसे मेरे राहुल के साथ जब डिस्कशंस होते थे इसके कुछ सवालों पर हम लोगों के डिस्कशन हुए थे, बिकॉज हम लोग के साथ जो फर्स्ट ईयर का लड़का था एक विशाल करके, उसका नाम था विशाल वरदराजन, वो एक्चुअल में 12th पास करके आया था। मैं, राहुल और अनिल, हम तीनों एक एक साल ड्रॉप लिया हुआ था हम लोगों ने। ठीक है? तो तीनों की ठीक ठीक रैंक्स भी आई थी। इसमें राहुल 4000 रैंकर था, इसमें तुम्हारा अनिल जो था ये कुछ अराउंड 6000 रैंक था। ये दोनों को एक को राहुल को आईटी बीएचयू मिला था। ठीक है क्या? और इसको ये तुम्हारा आईएसएम धनबाद मिला था, अनिल को। और मैं भी ठीक ही ठाक रैंक के मामले में भले इन लोग से थोड़ा पीछे था मैं, लेकिन इंटेलिजेंस में ये लोग मेरा अच्छा लोहा मानते थे, और वो मैंने जब सेशनल्स वगैरह हुए थे तब इन लोगों को अच्छे नंबरों से तो पीछे छोड़ा था। तो इनकी भी गर्दनें थोड़ी झुकी रहती थी कि अरे यार ये कैसे। ठीक है क्या? तो वो बहुत अच्छा खासा मैंने उसमें, अब वो कॉलेज के अंदर जाने पर ये बात ध्यान में रखो, जैसे इसमें जो इंसान स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर करता है ना, तो वो कॉलेज में जाने के बाद भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा, बहुत अच्छा स्कोर करेगा। बिकॉज कॉलेज में ये सब नहीं चलता, इंटेलिजेंस नहीं चलता। कॉलेज में क्या चीज चलती है? तुमने नोट्स अच्छे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, नोट्स पे से ही सवाल आएंगे। बुक अच्छे से सॉल्व किए कि नहीं किए, बुक से ही सवाल आएंगे। तो वो स्कूल वाले पैटर्न में तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से टॉप कर रहा हूँ। ठीक है क्या? और उर्वशी जब से पैदा हुई है तब से टॉप कर रही है। ये बात ध्यान में रखो। तो उसमें हम कॉलेज में तो जब मैं गया हूँ, जैसे बीएससी टॉपर रही है ये उर्वशी जो है, ये इसका ये टॉप लिस्ट वगैरह में रही है, फर्स्ट सेकंड रैंकर रही है पूरे थ्रू आउट द ईयर, समझे, अपने कॉलेज में। जो ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है क्या, तो उसमें वो पूरा थ्रू आउट द कॉलेज उसमें टॉपर रही है ना। एमएससी में क्योंकि वो यहाँ पर भी पढ़ा रही थी, तो भी उसका, उसके बावजूद भी उसका 8 सीजीपीए है। 8 सीजीपीए सोचो, लोग पढ़ के नहीं ला पाते हैं उसका, तो भी से 8 सीजीपीए है। ठीक है क्या? मैं उसका रिपोर्ट कार्ड और अपना रिपोर्ट कार्ड तुमको जरूर कभी ना कभी शेयर करूंगा, है ना, अगले 1.5-2 सालों में। ठीक है क्या? तो उसमें कभी पक्का मैं शेयर करूंगा, अपने फर्स्ट ईयर का शेयर करूंगा,
ठीक है क्या, क्योंकि उसके आगे के आने वाले ईयर्स में तुमको वो डिक्लाइन दिखेगा और मैं नहीं चाहता कि वो डिक्लाइन तुमको दिखे। फर्स्ट ईयर का मैं शेयर करूंगा, उसमें 9 CGPA मेरा भी था, और उर्वशी का तो मैं तुमको पूरे BSc भर का शेयर कर सकता हूँ, वो उसमें पूरा थ्रू आउट टॉपर रही है। तो इसमें एक ऐसा है कि वो स्कूल वाले पैटर्न चलता है फिर कॉलेज के अंदर जब तुम जाते हो तो स्कूल पैटर्न में कैसा है, तुम उसमें सभी लोग एक्सेल करोगे बहुत अच्छा। हाँ, अब कनिष्क को कैसा लिखने में जो लैंग्वेज का इश्यूज है तो वो वहां भी हो सकता है 7-8 पॉइंटर पे रहे फिर, ठीक है क्या। वैसे उम्मीद तो है कि वो भी अपना अच्छा करेगा आगे चलकर, लेकिन जैसे इसमें प्रूवन टेस्ट रिकॉर्ड किसका है, जैसे सोनिया जैसे लोग हैं, या फिर रोनित हो गया, जिनका स्कूल में बहुत शुरू से कैसा बहुत अच्छा रहा है हमेशा, ठीक है क्या। अभी प्रियांशु है, अब अंग्रेजी, तुमको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का भी पेपर होता है करके कॉलेज में, और उस इंग्लिश में भी मैंने फुल स्कोर किया था करके सेशनल्स वगैरह में। तो उसमें स्कूली पैटर्न में क्या हो जाता है कि फिर एक व्यक्ति कैसा स्कोर करता है क्या करता है, वो फिर उसमें जैसे जो व्यक्ति कैसा शुरू से स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, वो तुम ऐसा मान के चलो कि कॉलेज में भी वो टॉपर ही रहेगा, ध्यान रखना। तो कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज इज जस्ट अ स्कूल, ये ध्यान में रखना। वही टीचर्स, वैसा ही शेड्यूल, वही पीरियड्स वगैरह मिलते हैं उसमें तुमको, है ना, टाइम टेबल मिलता है, ठीक है क्या, वीकली टाइम टेबल है, वो बिल्कुल वैसे ही चलता है। तो खैर मैं इसमें तुमको ये बता रहा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब टॉपिक आता है तो उसमें फंडामेंटल काउंटिंग के जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग शुरू से डिस्कशन करते हैं कि जैसे एक काम को करने के 5 तरीके हैं, और उसमें एक पर्टिकुलर तरीके से जब तुम करोगे तो उसके अलग और 3 तरीके हैं, और फिर जब तुम जाकर उस जॉब को कर सकते हो, समझे क्या। तो उसके खैर उस पर हम लोग बातचीत करेंगे आगे चलकर, ठीक है, अभी मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। तो ये चीजें एक्चुअल में काउंटिंग के लिए ही काम आती हैं, सी ऑपरेटर जो है ये काउंटिंग में ही काम आता है दरअसल, ठीक है क्या। तो किस तरह से काउंटिंग में काम आता है उसका मैं तुम्हें अभी आइडिया भी डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज उसमें तुम गलती से भी अगर सोचने लग गए तो अभी उसकी नीड नहीं है असल में। अभी बस अपने को सी ऑपरेटर एज अ कैलकुलेशन टूल, एज अ कैलकुलेटर वो बस चाहिए बस, ठीक है। तो बस अभी उसे इवेलुएट करना तुम्हें आना चाहिए, उसका मतलब अपन थोड़ी देर बाद सीखेंगे। 11th के ही सिलेबस में है वैसे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत टॉपिक है ना, उसमें बहुत मजा आती है। और फिर जब तुम्हें काउंटिंग आ गई है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी बस एक फ्रैक्शन ही तो है जिसमें फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस तुम करते हो। तो फेवरेबल केसेस काउंट करने के लिए तुमको पीएनसी की जरूरत पड़ेगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। तो दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के पूरक है, पूरक समझते हो क्या, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है क्या, एक दूसरे को पूरा करने वाला, ठीक है क्या, वो उसको कहते हैं पूरक, ठीक है क्या। मेरी हिंदी भी अच्छी है ना। तो इसमें ध्यान रखो दोनों टॉपिक साथ में चलते हैं, इससे कॉम्बो है, जैसे पूरा कैलकुलस साथ में चलता है। ये मत समझना कि इंडेफिनिट इंटीग्रल अलग चीज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज है। इनवर्स, इंडेफिनिट, डेफिनिट, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे गुच्छा जो है ये पूरा एक ही बास्केट के गुच्छा है सारे के सारे। अब जैसे कश्मीरी सेब है, हैदराबादी सेब है, दिल्ली का सेब है, रायपुर का सेब है, नागपुर का सेब है, सारे के सारे है तो सेब, ऊपर नीचे साइज में थोड़ा बहुत अंतर अंतर होगा पर है तो सारे सेब। तो उसी तरह से गुच्छे में टॉपिक चलते हैं। तो मैथ्स का ये बहुत बड़ा गुच्छा है, बंच है। तो इस कैलकुलस वाले बंच को, इस ये रीढ़ की हड्डी है मैं बता रहा हूँ तुम्हारे जेडब्ल्यू की सिलेबस की, वो जो मैथ्स का जो वो ये बंच है ना बड़ा सा, 6-7 चैप्टर्स का, 5-6 चैप्टर्स का, इसको क्रैक करो, समझे क्या। इसको अगर तुमने तोड़ दिया पहले तो ये समझो ओपोनेंट की तुमने बैकबोन तोड़ दी है। अगर ओपोनेंट की बैकबोन तोड़ दी है तो खड़ा नहीं रह सकता, फिर वो फाइट क्या करेगा फिर। तो ओपोनेंट की पहले बैकबोन तोड़ो, इसीलिए अपन सबसे पहले जो फाउंडेशन है, ठीक है क्या, जो नींव का पत्थर है जैसे उसको गिरा दिया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, धाए 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 धाए। तो वो बैकबोन कैसा तोड़ दो उसकी, समझे क्या। तो जो 4 प्लेलिस्ट है उसको अर्लीस्ट कैसा खत्म करो, समझे। तो चारों की चारों जो प्लेलिस्ट है, जैसे वो बैकबोन अगर टूट गई ना तो फिर क्या है, फिर वो सिलेबस तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा ज्यादा देर। उसके बाद नेक्स्ट बैकबोन है तुम्हारी वो वेक्टर्स का जो 3 या 4 चैप्टर है, उसको खत्म करना, जो कि वो बोर्ड्स वाले उसमें अभी लाइव स्ट्रीमिंग उनकी फ्राइडे तक वैसे मैंने रोक के रखी है, अभी नोट्स वगैरह मंगवाए हैं उनसे। अभी सबकी हालत खराब है बोर्ड्स के बैच में, मैंने मंगवाना शुरू किया जैसी पीडीएफ, किसी का ये बाकी किसी का वो बाकी। मैं तो लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से किए जा रहा हूँ, उसके 17-18-19-20 वीडियोस मैं पुटअप कर चुका हूँ सवा घंटे के एवरेज पे। तो उसमें जब उनका देख रहा हूँ तो किसी का कोई 5वें वीडियो पे है, कोई 4थे वीडियो पे, ले बाबूजी हो गया फिर तो बैठे रहो। वैसे अभी सबका मंगवाया हूँ बढ़िया से, और अभी पनिशमेंट में भी सबका ठोक के रखा है कि भाई सब फ्राइडे से यहाँ पर आना शुरू करोगे। ये 3 रूम है अपने पास पनिशमेंट के लिए, एक रूम में एक व्यक्ति को बिठाएंगे, कोई ना तो कोविड का लफड़ा ना तो कुछ है कि नहीं, और उसमें बिंदास अपना नीचे अगर गेट के पास वाली जगह यूज करो तो एक जगह, सीढ़ी पे भी एक इंसान बैठता है बराबर,
तो 5 लोगों को पनिशमेंट देने के लिए तो बुला ही सकते हैं अपन, 500 बार अपना लिखवाते हैं नोट्स को बढ़िया से, है ना। तो ये चीजें एक्चुअल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ रही है, ये बात ध्यान में रखना, समझे। पीएनसी से आता है ये। तो पीएनसी में काउंटिंग के लिए अपने को ये सी ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, इसके साथ साथ एक दूसरे ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ती है, फैक्टोरियल, ठीक है क्या। बहुत ही बेसिक्स हैं, तुम पहले दिन ही ये सारी चीजों का इस्तेमाल वगैरह सीख जाओगे उस वक्त, ठीक है क्या। तो जल्दी जल्दी वहां तक पहुंचना है। ये चैप्टर जब खत्म होगा उसके बाद बायनोमियल थ्योरम है, एंड देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन उसके बाद बायनोमियल थ्योरम है। बायनोमियल थ्योरम में सी ऑपरेटर के साथ तुम्हारा दूसरी बार वास्ता पड़ेगा, ठीक है। बट उसमें इस तरह से वास्ता पड़ेगा कि वो एज कैलकुलेशन टूल तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, उसमें पीएनसी उसके बाद फिर आती है। तो पीएनसी विल बी द मतलब सबसे जो तुम्हें या तो बहुत अच्छा लगेगा या तो बहुत ही बुरा लगेगा, समझेगा। और बहुत ही बुरा लगे ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है क्या, क्योंकि मेरे साथ अगर तुम पीएनसी कर रहे हो मजा आ जाएगी तुमको। तो उसमें जैसे राहुल वगैरह के साथ मेरे जब कुछ पीएनसी वगैरह के सवालों पे डिस्कशंस होते थे ना, वो गजब होते थे, मतलब इतने गजब, मजा आ जाती थी। मतलब अनिल भी उसमें इन्वॉल्व होता था, ठीक है क्या। तो वो गजब के डिस्कशंस होते थे कि अच्छा नहीं तू ऐसे कर रहा है तो इसमें तेरी कैलकुलेशंस इस वजह से गलत है, ठीक है क्या। अच्छा इसमें तू ऐसे कर रहा है तो इस वजह से तेरी कैलकुलेशंस इस वजह से गलत है। बहुत ही गजब हाई लेवल पे डिस्कशंस होते थे, मजा आ जाती थी, मतलब एकदम मजा आ जाती थी। तो वो उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारे साथ भी वो डिस्कशंस अच्छे हो, ठीक है क्या। डिस्कशंस हो या ना हो, तुम्हें उसमें पढ़ने में बहुत मजा आएगी। पीएनसी मतलब मेरा एकदम, तुम कभी भी मेरे को उसमें बोलो बिंदास हूं मैं, एकदम मस्त, ठीक है क्या। तो पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी है, उसमें मेरे को बहुत मजा आती है, ठीक है। मेरे को कुछ आए ना आए, ठीक है क्या, उसमें पीएनसी और प्रोबेबिलिटी वाली चीज में मैं बहुत सॉलिड हूँ, ठीक है क्या, बढ़िया एकदम। मतलब उससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो मुझे उसको बनाने में बहुत मजा आती है, और उसमें अच्छा है, ठीक है क्या। तुम्हें भी बहुत मजा आएगी होपफुली, ठीक है क्या। तो अभी हम लोग इस टॉपिक पर लौटते हैं। अभी मैं बस तुम्हें ब्रैकेट्स ओपन करना सिखा रहा था। इस ब्रैकेट को किस तरह से ओपन किया जाता है, ये क्या है देखो। मोनोमियल क्या है, जैसे मोनोमियल है, ये सारे मोनोमियल है। बायनोमियल क्या होगा तुम्हारा, ये सब बायनोमियल है, देखो एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड, ये सब बायनोमियल है। तो इसको बायनोमियल थ्योरम बोला जाता है। ये जैसे एक्स प्लस वाई जिस तरह से ओपन हुआ है ना, इसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम, ठीक है क्या। तो ये बायनोमियल थ्योरम जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तब उसका शुरुआत में यही फॉर्मूला तुम देखोगे, ब्रैकेट इस तरह से ओपन किया जाता है। पर इसका इस्तेमाल हम लोग सादे ब्रैकेट्स ओपन करने में बिंदास अभी से यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है क्या। क्यों नहीं यूज करें, ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए इसका तुम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, है ना। बढ़िया से इस्तेमाल करो इसका, धाए धाए, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो तुम, जैसे ये है तुम्हारे पास, कहाँ गया, एक मिनट। जैसे मान लेते हैं किसी ने तुमको ब्रैकेट ओपन करने की जिम्मेदारी दी, या फॉर एग्जांपल लेट से तुमको ये ब्रैकेट ओपन करने को बोला जाए, ऐसा x प्लस वाई की पावर 5, ऐसा कैसे ओपन करोगे। मैंने इसको पर किया है, मैंने इसको ये ओपन कहाँ किया है, एक सेकंड रुको। अच्छा पहले मैंने तुम्हें चीजें सिखाई है शायद, कर रहा था मैं, उसके बाद मिटा दिया हूँ। तो यहाँ देखो कैसे ओपन करोगे, 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 है ना x की पावर 4 y प्लस 5c2 x की पावर 3 y स्क्वायर, ऐसा इस तरह से ओपन करते हैं, है ना। 5c3, ये देखो सी ऑपरेटर में एक एक करके बढ़ाते जाओ, 5c0 5c1 5c2 5c3, ऐसा समझे क्या। x की पावर एक एक गिराते जाओ, ठीक है क्या। x की पावर एक एक गिराते जाओ और y की पावर एक एक बढ़ाते जाओ। बहुत ही आसान है इसको ओपन करना, इसकी थोड़ा सा तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है क्या। तो एक पावर और गिराओ और फिर ये हो जाएगा ऐसा, फिर 5c5 x की पावर फिर 0 हो जाएगा, y की पावर हो जाएगा 5, ऐसा, ठीक है क्या। अभी इवेलुएट कैसे करोगे, 5c0 इज व्हाट, इक्वल्स टू 1, 5c1 इज व्हाट 5, 5c2 इज व्हाट 10, 5 4 20 हो गया, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 10 होगा ना। 5c3 इज व्हाट अगेन 5c2, ये भी हो गया 10, 5c4 इज व्हाट 5c1 यानी कि हो गया 5, 5c5 इज व्हाट 5c0 यानी कि हो गया 1, ऐसा। तो अगर इसको तुम अगर लिखोगे ऐसा, ये बहुत ही आसान है, तुम लिखकर खुद प्रैक्टिस करना, अपने आप हो जाएगा। 5x की पावर 4y, ऐसा ब्रैकेट ओपन करना आने चाहिए ना, 10x क्यूब y स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y क्यूब, ऐसा प्लस 5x y की पावर 4 प्लस y की पावर 5, ऐसा ब्रैकेट ओपन करने आने चाहिए नहीं आने चाहिए। तो उसमें अगर कोई पगले जैसा मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, तो उसके बाद उसको ये मिलेगा, ठीक है क्या। तो ब्रैकेट तो ओपन करना आना एक ऐसी स्किल है जो कि एक व्यक्ति को 9 से आनी चाहिए, 8 से आनी चाहिए, ठीक है।
तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक इंसान को 9वीं और 10वीं में सिखाने चाहिए, उसमें से ये एक ऐसा टॉपिक है। ब्रैकेट ओपन करना है यार, ये तो बहुत ही बेसिक स्किल है, इतना तो आना ही चाहिए। ध्यान रखो, ब्रैकेट ओपन करने की अपनी नीड कहां पर पड़ रही है। यहाँ देखो, जैसे इसको अगर तुम लिखोगे, मान लेते हैं इसको लिखा है तुमने, लेट्स से ऐसा लिखा है तुम्हारे सामने, ये कुछ है 3x प्लस 2y, ऐसा लिखा हुआ है, इसकी पावर 5 तुमको ओपन करना है। तो इसको भी ऐसे ही ओपन करो, 5c0 3x की पावर 5 प्लस 5c1, नहीं, फटाफट 3x की पावर 4 2y की पावर 1, ऐसा, फिर प्लस 5c2 3x की पावर, घटाते जाओ एक एक करके, और समझ ही गए होगे मेरा मतलब क्या है, ठीक है क्या, ऐसा, प्लस 5c1 3x की पावर, है ना, 2 और 2y की पावर क्यूब, ऐसा, बस। फिर 5c0 कितना हो गया, 3 2, ये इधर 4 हो जाएगा, ठीक है क्या, क्या किया मैंने, 4 3 5c3 होगा, ठीक है क्या, फिर ये 2 हो जाएगा, ऐसा कर लोगे ना इसके आगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, 5c2, है ना, 3x की पावर 5c4 हो जाएगा, ऐसा हो गया, 3x की पावर 1 2y की पावर 4, फिर क्या बचेगा लास्ट में, लास्ट में क्या बचेगा, इसको क्या हो गया, एक सेकंड, 5c5, है ना, 3x तो चला जाएगा पूरा, 2y की पावर 5 हो जाएगा, ऐसे कर लोगे ना। ब्रैकेट ही तो ओपन करना है। अब जैसे अगर मान लेते इस टाइप की कोई चीज अगर आ गई, लेट्स से x माइनस वाई आ गया, की पावर 4 है, तो इसको कैसे करना, x प्लस माइनस वाई लिख लो, ऐसा, की पावर 4। अब इसके बाद इसको ओपन कर लेना, x की पावर 4 प्लस 4c1, है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर 1 प्लस 4c2, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2 प्लस 4c1 एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 2, सॉरी, कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1 रहेगा, है ना, और ये हो जाएगा 4 3 हो जाएगा, ऐसा। फिर उसके बाद 4c कितना हो जाएगा, 1 2 3 होना चाहिए ना इसको, 4c4, है ना, एक्स की पावर 0 हो जाएगा माइनस वाई की पावर 4, ऐसा, बस। तो ये ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए तुम्हें, बीच में चाहे प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो, ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, समझ गए। अच्छा, इस चीज का उपयोग कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, देखो, ये देखो यहां पे हो रहा है, दिख रहा है, ये ब्रैकेट किस तरह से ओपन हुआ है, मेरे ख्याल में तुम अब समझ गए हो, ठीक है क्या, ब्रैकेट ओपन किस तरह से हुआ है ये तुम मेरे ख्याल में समझ गए हो, ठीक है। n-1 की पावर 4 अगर ब्रैकेट ओपन करना है तो दाएं से आना चाहिए, वैसे सोचना नहीं कि भाई ये कैसे ब्रैकेट ओपन हुआ, क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, वो सब उसमें सोचना नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तो ये चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 4, ये 4c2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 4 3 6, है ना, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 हो गया। 4c3 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है बात, 4c3 4 हो जाएगा वो, 4c3 इज व्हाट, 4c1, और 4c4 कितना है तुम्हारे पास, 4c0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्लियर है बात। तो ये चीज ओवरऑल तुम्हारे पास कितनी आएगी, मैं उसको लिख देता हूँ, मेरे को एक्चुअल में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको अपन यही इवेलुएट कर लेते हैं, कितना आएगा ये, n की पावर 4 माइनस n की पावर 4, ठीक है क्या, इसकी इवेलुएशन में थोड़ा सा कैलकुलेशंस लगेगी, माइनस n क्यूब, ठीक है क्या, प्लस 6n स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 4n, और क्या आ रहा है, प्लस 1, ये आएगा। तो n की पावर 4 और n की पावर 4 ये तो कैंसिल हो जाने वाले हैं, n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, ये आ रहा है, एक 6, सॉरी, 1 माइनस 6 4 और माइनस 1, है ना, याद करो जरा इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को याद रखना, इसका नेगेटिव साइन भी है ना बाहर, ठीक है क्या, कितना आ रहा है, 6 4 1, है ना,
तो यहाँ n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4, ये चीज कितनी आ रही है? 6 4। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है क्या? 6 4 1, 1 मिनट रुक जाओ, पहले देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। पहले साइन वगैरह के साथ अपन अपना काम कर लेते हैं। अ फैक्टर और 4 इज लेफ्ट। अच्छा, एक व्यक्ति ने बताया है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, देख लेते हैं कहां पर फैक्टर ऑफ 4 छूट गया है। अच्छा, 4n क्यूब में छूट गया है। ओह, 4n क्यूब होगा ये। इसके अलावा कोई और सिली मिस्टेक है क्या? 4n क्यूब होगा, 6n स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस ऐसा, प्लस से ओपन होगा ये, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा रहेगा ये। क्या बोलते? तो अब देखो, जब तुम समेशन मारोगे तो कितना हो जाएगा, देखो n इक्वल्स टू 1 रखो, कितना आ रहा है देखो, 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 इक्वल्स टू 4, 1 क्यूब माइनस 6। अच्छा, ये n क्यूब कैसे आ गया? दो 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर होगा ना, 6n स्क्वायर होगा, 4n होगा, ठीक है क्या? यहाँ देखो, ये स्क्वायर, ये n है ना, ऐसा होगा। तो 1 जब तुम रखोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है, 1 जब तुम रखोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। क्या बोलते हैं? अच्छा, n बराबर 2 जब तुम रखोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। n बराबर 3 जब तुम रखोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। क्या बोलते हैं? इसी तरह से n बराबर n रखने पर फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। ये अपने पास है बेसिक फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को। ठीक है बात। अब जैसे ही तुम समेशन उठाओगे तब देखो क्या आ रहा है, देखो कैंसलेशन होती हुई तुम्हें दिख जानी चाहिए। जब तुम समेशन उठाओगे तो देखो कैंसलेशन होती हुई दिखनी चाहिए। ये 1 की पावर 4 गया, देखो 2 की पावर 4 गया, 3 की पावर 4 भी जाएगा, ऐसा लेफ्ट राइट करते हुए ये भी चीज चली जाएगी। अंत में देखो क्या बचेगा, n की पावर 4 है ना, अंत में देखो क्या बच रहा है, n की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 बराबर 4 टाइम्स ये आ रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब माइनस 6 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, ये आ रहा है प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू n, ये भी आ रहा है माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, ये चीज आ रही है। अच्छा, अब जब समेशन उठाओगे तो ये चीज क्या लिखी है देखो, 4 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, माइनस 6 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, प्लस 4 टाइम्स सिग्मा आर माइनस ये हो गया n सिग्मा 1, ठीक है क्या? ऐसा लिख लो इसको। तो ये चीज कितनी बैठेगी देखो यहाँ तुम्हारे पास, 4 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब है ना, ये तुम्हारे पास कितना आ रहा है, ये आएगा तुम्हारे पास n की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर है ना, माइनस 4 टाइम्स, एक एक स्टेप में लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, ताकि जब तुम इसे पढ़ो तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो ये चीज आ जाती है n की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स, अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले इसको डिराइव किया है ना, और ये वाली चीज तुम्हें याद होनी चाहिए हर वक्त, हमेशा एकदम मरते दम तक याद होना चाहिए, ध्यान रखो, 4 टाइम्स n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा n ऐसा। तो 6 और 6 तो आपस में मर जाएंगे, ठीक है बात। अच्छा, 2 1 जा 2 2 जा ऐसा। उसके बाद क्या होगा, n की पावर 4 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 है ना, माइनस 2n n प्लस 1, ये आ रहा है। अब
यहाँ पर n+1 अगर मैं कॉमन उठा लूं तो देखो क्या आएगा मेरे पास, 2n+1 -2, ठीक है। तो वो आ जाता है n⁴ प्लस n+1 2n-1, ये चीज आ रही है। अब फैक्टराइजेशन का गेम है पूरा, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ झोल झापड़। हाँ, अच्छा, 1+n भी तो है। ओ हो। अबे यार, और तो कुछ झोल झापड़ा नहीं हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, तो एक और n अपने पास कॉमन एक और आ जाएगा। तो n अगर अपन पूरा बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बच रहा है देखो, 1 सेकंड, कहीं लफड़ा तो नहीं कर दिया अपन ने कुछ, देखने दो 1 मिनट, क्योंकि ये मुझे फैक्टराइज होने में इसके पहले ही खतरे की बू आ रही है। रुको 1 सेकंड, ये जो +n है, ये 4r³ में, हाँ +n भी तो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो ठीक है ना बे अपनी, है? पप्पू तो नहीं हो गया कहीं? तो देख लेते हैं, n³ प्लस n+1 2n-1 प्लस 1, ये चीज आ रही है। खोलो जरा दरवाजे, n³ प्लस, ये हो जाएगा 2n² प्लस n-1 प्लस 1, ये दोनों मर जाएंगे। तो ये आ रहा है हम लोगों के पास n², एक और n बाहर निकाल लो, n² प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, आ गया है, बराबर n² n+1 का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब σr³ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ 4 है ना, 4 को जब इसके नीचे लेकर जाओगे, ये देखो 4 है, दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। तो 4 को जब इसके नीचे लेकर जब जाओगे, अबे यार बहुत उड़ रहा है, तो ये चीज कितनी आ जाएगी, n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या, σr का होल स्क्वायर, ठीक है। σr² अलग चीज होती है और σr का होल स्क्वायर अलग चीज होती है। तो ये σr³ भी तुम याद रखना, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी को बहुत ही अगर फ्री फोकट टाइम अगर है, तो σr⁴ वो कैसे डिराइव कर सकता है, इस प्रकार से, r⁵, है ना, उसको कैसे डिराइव करेगा, ये ऐसा वाला लिख ले, n⁵ माइनस n-1⁵। σr⁵ अगर डिराइव करना है तो ये कर ले, बहुत ही अगर फोकट टाइम है तो, लेकिन इसमें पागल हो जाओगे, बता रहा हूं मैं, ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से तुम डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है क्या, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, लेकिन ये जो चीज हम लोगों के पास आई है, ये क्या है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये ध्यान में रखियो, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। और ये नंबर्स तुम्हें अब कैसा याद होने चाहिए, ठीक है, ये एकदम अच्छे से ये रटा हुआ रहना चाहिए, σr, σr², σr³, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है अपने को, बहुत ज्यादा, बहुत सारी कैलकुलेशंस में इसका डायरेक्ट यूसेज होता है, ध्यान रखोगे, ठीक। तो इसके ऊपर मुझे एक्चुअल में 4-6 सवाल भी करवाने थे, बट बीच में गप्पे शप्पों की वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकल गया है, ठीक है। खैर, तो इसको भी मैं यहाँ पर ओवर करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशंस देखेंगे, ठीक है।